और आपको पता भी चलेगा कि किस पॉइंट्स पे आप वीक हैं। तो आपको क्या है, रिवाइज करने में भी अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें। कई बार हम पढ़ते हैं पर कुछ चीज़ें ऐसे लगता है हमें कि बहुत जो है इतना आवश्यक नहीं है, पर जब हम पेपर देते हैं तब हमें पता चलता है कि हमने छोटी छोटी चीज़ें मिस करी थी, जिसके कारण जो है कई क्वेश्चन बनते नहीं हैं। तो अब जो है हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक जो है ल्यूकेमिया। अमूमन ल्यूकेमिया ऐसा टॉपिक है जो ज़्यादा डिस्कस नहीं होता कॉलेज में, प्रोफेसर्स भी इसको जो है छोड़ देते हैं और काफ़ी बेटर तरीके से ज़्यादातर स्टूडेंट ने इसको पढ़ा नहीं है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कुछ क्वेश्चंस लास्ट कुछ एग्जाम में आए हैं, हालांकि इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते। काफ़ी कंट्रोवर्सी वाला टॉपिक है क्योंकि ज़्यादा अच्छी रिसर्च नहीं है इसमें, पर हमको क्या है टॉपिक को कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा, हम छोड़ नहीं सकते हैं किसी भी टॉपिक को, क्योंकि किस टॉपिक से क्वेश्चन आ जाए। लास्ट बार का पेपर पैटर्न थोड़ा सा अलग था, तो इसलिए और भी ज़रूरी हो जाता है कि हम सारे टॉपिक कंप्लीट करें। तो अब शुरू करते हैं हमारा आज का क्लास, ल्यूकेमिया। तो ल्यूकेमिया जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा, ल्यूकेमिया लिखा है, तो ल्यूकेमिया जो है वो एक ग्रीक वर्ड है। अमूमन कई सारे जो वर्ड आपको मिलेंगे टर्मिनोलॉजी के, वो वर्ड जो हैं ग्रीक या जर्मन वर्ड मिलेंगे। इंग्लिश वर्ड्स वो इंग्लिश में स्पेल जरूर रहते, लिखे रहते हैं इंग्लिश में, पर बेसिकली वो ग्रीक या जो है लैटिन या जर्मन लैंग्वेज से आए हुए रहते हैं। तो ऐसे ही जो हमारा वर्ड है ल्यूकेमिया, कुछ हद तक आपको एनीमिया जैसे साउंड कर रहा होगा, पर डिफरेंस है। बहुत सारे लोगों को इसका बेसिक नॉलेज होगा, पर हम थोड़ा और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो ल्यूकेमिया जो वर्ड है, जिसको डिजीज को बहुत कॉमनली हम ब्लड कैंसर के नाम से जानते हैं, अधिकतर आपने ब्लड कैंसर वर्ड सुन रखा होगा, तो उसका जो है मेडिकल टर्म में जो वर्ड है उसको ल्यूकेमिया प्रोनाउंस करते हैं। तो ये ल्यूकेमिया जो है ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज है, उससे ये वर्ड आया है और ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक है ल्यूकस और दूसरा है हीमिया। तो ठीक है, ल्यूकेमिया दो वर्ड से मिलकर बना है, ल्यूकस और हीमिया। ल्यूकस का जो मतलब होता है वो होता है वाइट, और हीमिया का मतलब होता है ब्लड। तो बेसिकली अगर ग्रीक लैंग्वेज की बात करी जाए तो ल्यूकस या ल्यूकेमिया का मतलब होगा वाइट ब्लड डिजीज। पर आगे जब इस पर रिसर्च हुई तो ये देखा गया कि ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर जिसको बोलते हैं, उसमें वाइट ब्लड के अलावा जो है अपनी रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स भी शामिल हैं। पर मोस्टली अगर बात की जाए तो जो ब्लड कैंसर होता है वो वाइट ब्लड सेल फेज में जो है इसको ग्रीक लैंग्वेज में ल्यूकेमिया प्रोनाउंस किया गया, और एज इट इज ये जो है वहां से उठकर आ गया। तो ठीक, ल्यूकेमिया जो है ग्रीक वर्ड है और ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है अपना ल्यूकस जिसका मतलब होता है वाइट, और ये जो सेकेंड वर्ड जो है इसका वो है हीमिया जिसका मतलब होता है ब्लड। इसका मतलब है वाइट ब्लड में जो होने वाली डिजीज है उसको अपन ल्यूकेमिया कहते हैं। एक पिक्चर आपको याद होगा, पिक्चर का नाम तो मुझे ध्यान नहीं, पर उसमें राजेश खन्ना जो था उसको ब्लड कैंसर था। तो बेसिकली ये वही डिजीज है। अपन थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं। तो ये लिखा हुआ है डिसऑर्डर ऑफ ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू। अभी आपने पढ़ा इससे पहले कि ब्लड जो है वो एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है, उसके अंदर सेल्स हैं कई सारी, पर बेसिकली जो ब्लड है वो एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये क्या है, लिखा हुआ है डिसऑर्डर ऑफ ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू, मतलब जो ब्लड फॉर्म हो रहा है, ब्लड सेल्स बन रही है, उसका जो है ये एक डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर मतलब आप एक तरीके की जो है बीमारी समझ सकते हैं, ये जो है क्या है, डिसऑर्डर है। अब सेकेंड लाइन क्या लिखा है, मेलिगेंट स्टेट ऑफ हीमोपोएटिक टिश्यू। मेलिगेंट स्टेट, तो मेलिगेंट वर्ड है, मेलिगेंट वर्ड का मतलब होता है जब किसी सेल का बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल ग्रोथ होता है। नॉर्मल कंडीशन में तो काउंट हमने पढ़ लिए हैं सेल्स के कि किस सेल्स का क्या नॉर्मल काउंट है, पर अगर किसी सेल्स का बहुत एबनॉर्मल ग्रोथ होता है, बहुत ही एबनॉर्मल सिंथेसिस होता है, रिपीटेड वही सेल्स बनता जा रहा है, तो एक बात तो ये होगी कि एबनॉर्मल ग्रोथ हो रहा है। पर जब वो एबनॉर्मल ग्रोथ जो है वो इफेक्ट करने लगे बॉडी को, ठीक, जब वो एबनॉर्मल ग्रोथ जो है इफेक्ट करने लगे बॉडी को, तो उसके कारण डिजीज प्रोड्यूस होने लगे जो हार्मफुल रहे बॉडी के लिए, उस कंडीशन को बोलते हैं मेलिगेंट। ठीक, तो मेलिगेंट जो है उसका मतलब है कि किसी चीज का एबनॉर्मल ग्रोथ हो रहा है और वो जो है अब इफेक्ट कर रहा है या हार्म कर रहा है या डिजीज प्रोड्यूस कर रहा है, तब उस कंडीशन को बोलते हैं मेलिगेंट। तो ठीक, ये क्या लिखा है, मेलिगेंट स्टेट ऑफ हीमोपोएटिक टिश्यू। तो हीमोपोएटिक टिश्यू या हीमोपोएटिक सेल्स क्या होते हैं, जब आपने सेल डेवलपमेंट पढ़ा तो उसमें ये डिस्कस हुआ कि हेमोपोएटिक टिश्यू या हेमोपोएटिक सेल्स जो है सबसे पहले इमेच्योर सेल्स हैं
उसके आगे जो है उससे बनकर जो है सीरीज तो होती है माइलॉइडल लिम्फोइड सीरीज, जिसके अंतर्गत जो है हमारे सेल्स बनते हैं। ठीक, तो हमने क्या देखा कि ये मेलिगेंट स्टेट ऑफ हेमोपोएटिक टिश्यू, मतलब जो सेल्स बन रही हैं हमारी रेड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, उसका जो है मेलिगेंट फॉर्म है। मेलिगेंट फॉर्म मतलब बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल ग्रोथ हो रहा है, और उस ग्रोथ के कारण क्या हो रहा है, डिजीज प्रोड्यूस हो रही है। ठीक, अब तीसरा जो इसमें पॉइंट है, एबनॉर्मल पॉलिफिलेशन ऑफ हेमोपोएटिक सेल्स। तो हमने ये देख लिया है कि ये कंडीशन जो है नॉर्मल कंडीशन नहीं है। नॉर्मल कंडीशन में जो है काउंट्स स्टेबल रहते हैं, पर ये एबनॉर्मल कंडीशन पॉलिफिलेशन मतलब जो है सिंथेसिस हो रहा है। एबनॉर्मल सिंथेसिस हो रहा है हेमोपोएटिक सेल्स का, मतलब हेमोपोएटिक जो अपनी नॉर्मल सेल्स हैं वो बहुत एबनॉर्मल तरीके से सिंथेसिस हो रहा है, वो रिपीट 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 बनती चली जा रही हैं। बेसिकली जो है सेल्स, जितनी भी सेल्स हैं अपनी, चाहे वो WBC हो, चाहे RBC हो या प्लेटलेट्स हो, उसका जो है सिंथेसिस का पूरा टाइम फिक्स है कि वो कितने समय में उसका जो है स्टार्ट होगा सिंथेसिस होना, मैचुरेशन कब होगा, और कितने समय में वो जो है ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होगा। पर अगर ये प्रोसेस जो है नॉर्मल कंडीशन में ना हो और एबनॉर्मल हो जाए, लिखा है एबनॉर्मल पॉलिफिलेशन, मतलब एबनॉर्मल हो जाए वो कंडीशन, मतलब बहुत ज़्यादा रिपीटेड सिंथेसिस होने लगे किसी एक पर्टिकुलर सेल का या एक से ज़्यादा पर्टिकुलर सेल का, तो वो कंडीशन जो है वो ल्यूकेमिया के अंतर्गत आती है। फिर क्या लिखा है, इमेच्योर मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस। अब आपने पहले पढ़ाया है आपको, उसमें आपने पढ़ा कि हर सेल जो है वो सिंथेसिस उसका जब स्टार्ट होता है, तो सिंथेसिस स्टार्ट होने, मैच्योर होने और ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होने में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, उसका लगता है टाइम। पर अगर ऐसा हो कि बहुत ज़्यादा जो है सिंथेसिस हो किसी सेल का, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए ग्रेनुलोसाइट है, बहुत ज़्यादा सिंथेसिस हो रहा है उसका, तो अगर बहुत ज़्यादा सिंथेसिस होगा तो वो सेल को मैच्योर होने का प्रॉपर टाइम ही नहीं मिलेगा, और जब मैच्योर होने का टाइम नहीं मिलेगा तो वो एमेच्योर कंडीशन में, मतलब आधी बनी हुई कंडीशन में ही जो है हमारे बोन मैरो से ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगी। तो वो सेल कैसी होगी, इमेच्योर होगी वो सेल। तो क्या होगा, उसकी मॉर्फोलॉजी जब अपन देखेंगे, PH वगैरह एग्जाम करेंगे, उसका स्लाइड देखेंगे, तो वो सेल जो है पूरी तरीके से डेवलप कंडीशन में नहीं मिलेगी, वो इमेच्योर मिलेगी। ठीक, तो अब अपन जो है एक बार शॉर्ट रिवाइज करते हैं। ल्यूकीमिया जो वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज से एज इट इज उठ के आया है, और ग्रीक लैंग्वेज में उसका मतलब जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, ल्यूकस और हीमिया। ल्यूकस का मतलब होता है व्हाइट, और हीमिया का मतलब होता है ब्लड। इसका मतलब है कि व्हाइट ब्लड की डिजीज जो है उसको ल्यूकीमिया कहते हैं। ये बात होगी तब की जब ये स्टार्ट हुआ था, ल्यूकीमिया वर्ड मिला था, पर जब रिसर्च हुई तो इसमें आगे अभी पता चला, आगे आप जब पढ़ेंगे भी तो आप देखेंगे कि इसमें व्हाइट ब्लड के सेल के अलावा जो है रेड ब्लड सेल्स, साथ में कुछ हद तक प्लेटलेट सेल भी इन्वॉल्व हैं। तो मतलब अगर आप एट प्रेजेंट बात करी जाए तो ब्लड कैंसर में सभी प्रकार का सेल इन्वॉल्व हो चुका है। ठीक, पर सबसे ज़्यादा जो ब्लड कैंसर का मिलता है इशू, वो वाइट ब्लड सेल्स का देखने को मिलता है। अब अपन जो है जनरल इसका देखते हैं कि ल्यूकीमिया किस प्रकार की बीमारी है। तो वो जो ब्लड फॉर्मिंग टिश्यूज, ब्लड जहाँ से बनता है अपना फॉर्मिंग टिश्यूज, ब्लड कनेक्टेड टिश्यू है, आपने पढ़ा, तो ये उसका डिसऑर्डर है। मतलब किसका डिसऑर्डर है, ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू का, ब्लड जो बन रहा है ये उसमें होने वाली बीमारी है। ठीक, जो कि कहाँ होती है, ब्लड फॉर्मिंग इन्फॉर्मेशन आपने पढ़ा है बोन मैरो के अंदर होता है, बोन मैरो फॉर्मेशन होता है वो जो बोन्स के अंदर होता है। ठीक, तो ये जो टिश्यू है, कैंसर जो है आपने पढ़ा होगा, कैंसर ये सुना होगा, कैंसर कई तरीके के होते हैं, जरूरी नहीं है कि कैंसर ब्लड कैंसर ही हो, पर हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं ब्लड कैंसर। ठीक, तो जब ब्लड कैंसर डिस्कस कर रहे हैं तो ये जो डिसऑर्डर है, बीमारी है, ये ब्लड फॉर्मिंग टिश्यू का डिसऑर्डर है। तो ये होगा कहाँ पर, ये बोन मैरो में होगा, मतलब जो बोन्स है उसके अंदर होगा, जहाँ फॉर्मेशन होता है अपने ब्लड का, वहां पर होने वाली बीमारी है। तो सेकंड अपन ने देखा कि मेलिगेंट स्टेट ऑफ हेमोपोएटिक सेल है। मेलिगेंट का मतलब होता है एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है अगर किसी सेल का, और इतना ज़्यादा एबनॉर्मल ग्रोथ हो रहा है कि उसके कारण जो है डिजीज क्रिएट हो रहा है। अगर मान लीजिए इन टर्म में बात करी जाए कि एबनॉर्मल ग्रोथ हो रहा है पर उससे बीमारी नहीं हो रही है, नुकसान नहीं हो रहा है, तो उसको मेलिगेंट नहीं कहते हैं। पर अगर ऐसा एबनॉर्मल ग्रोथ हो रहा है जिससे जो है बीमारी हो रही है, इससे जो है बॉडी को नुकसान हो रहा है, उस कंडीशन को बोलते हैं मेलिगेंट कंडीशन। तो ल्यूकेमिया जो है वो मेलिगेंट स्टेज है। ठीक, स्टेट या स्टेज आप कह लीजिए, वो मेलिगेंट स्टेज है इसका, हेमोपोएटिक सेल्स का। अब हेमोपोएटिक सेल्स जो है अपनी सबसे पहली प्रिमिटिव इमेच्योर सेल्स है, जिसके जो है आगे डेवलपमेंट जिससे स्टार्ट होता है। फिर अपन ने देखा कि ये एबनॉर्मल पॉलीफिलेशन ऑफ हेमोपोएटिक सेल्स,
ये एबनॉर्मल पॉलीफेज, नॉर्मल कंडीशन में जो है इस प्रकार का जो है आपको रिपीटेड सिंथेसिस या एबनॉर्मल ग्रोथ देखने को नहीं मिलता सेल्स का। तो ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें किसी एक सेल या एक से ज्यादा सेल्स का जो है अपन को आपको जो है पॉलीफिलेशन या सिंथेसिस देखने को मिलता है। और लास्ट पॉइंट जो अपना लिखा हुआ है वो है इमेच्योर मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस। अब आपको पता ही है कि अगर किसी सेल्स का बहुत ज्यादा रिपीट सिंथेसिस होगा तो उसको मैच्योर होने के लिए प्रॉपर टाइम ही नहीं मिलेगा, और अगर सेल को टाइम नहीं मिलेगा तो वो इमेच्योर कंडीशन में ही जो है अपना ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगा। तो वो अपन को जो है सेल जो है वो इमेच्योर सेल जो उसका मॉर्फोलॉजिकल जब स्टडी अपन करेंगे तो वो इमेच्योर मिलेगा। ठीक, तो ये बेसिक हो गई जानकारी किसकी, ल्यूकीमिया की। अब अपन जो है इसके कारण पढ़ लेते हैं कि ल्यूकीमिया किस कारण से जो ये डिजीज होती है। अब आगे अपन देखेंगे कॉज, मतलब कारण जो हैं ल्यूकेमिया के, जो है कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो बेसिकली बात करी जाए तो ल्यूकेमिया के लिए बहुत अच्छा जो है अभी जानकारी अवेलेबल नहीं है, पर जो कुछ कॉमन
चीज़ें देखने में आई हैं जिनके कारण जो है ल्यूकीमिया हो सकता है या ब्लड कैंसर हो सकता है, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। पर अभी भी जो है इस पर रिसर्च चल रही है, बहुत फाइनल डिसीजन ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलर हो सकता है। पर कुछ कॉमन कॉज हैं जिसके कारण ल्यूकीमिया होने के चांसेस या ब्लड कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहला जो है अपना वो है रेडिएशन। पहला पॉइंट जो अपना लिखा हुआ है वो है रेडिएशन। तो रेडिएशन जो है सभी जानते हैं रेडिएशन क्या होता है। यूजुअली जो है हॉस्पिटल्स में जो लोग जानते हैं देखे हैं उनको पता होगा कि एक्सरे जो है या अपना जो है, इसके अलावा जो है सीटी स्कैन वगैरह हो गया, उसमें भी रेडिएशन का यूज होता है। तो ऐसे व्यक्ति जिन पे रेडिएशन का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है उनमें जो है चांसेस होते हैं कि वो जो है उनको ब्लड कैंसर हो जाए। चांसेस होते हैं, ये ऐसा फुल श्योर नहीं कि जिनको रेडिएशन हुआ है उनको कैंसर हो ही जाएगा। पर ऐसा अमूमन देखने में आया है कि जिनको बहुत रैपिडली एक्सपोजर हुआ है, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हुआ है, खासकर जो है टेक्नीशियंस जो हैं इस फील्ड में काम कर रहे हैं, चाहे वो कैथ लैब हो गई, चाहे रेडियो टेक्नीशियन हो गए, या सीटी स्कैन वगैरह में जो टेक्नीशियंस काम करते हैं जिनको रैपिड एक्सपोजर होता है। हालांकि उससे बचने के लिए ब्लड कोट वगैरह अवेलेबल रहता है, फिर भी चांसेस रहते हैं। रेडिएशन एक्सपोजर पूरी तरीके से तो नहीं रुकता है। तो ऐसे लोग जिनमें रेडिएशन का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो रहा है या बार बार रेडिएशन एक्सपोजर हो रहा है, उस पर चांसेस रहते हैं कि उनको जो है ल्यूकीमिया या ब्लड कैंसर हो जाए। तो नॉर्मली जो है अपना इसके अलावा जो है, जैसा कि अपन देख रहे हैं रेडिएशन, तो इसके अलावा जो है रिसर्च लैब हैं, ऐसी रिसर्च लैब जिसमें रेडिएशन से रिलेटेड वर्क हो रहा है, तो वहाँ भी जो साइंटिस्ट या वर्कर काम कर रहे हैं उनमें चांसेस रहते हैं कि उनको ब्लड कैंसर हो जाए। अच्छा, इसके अलावा जो है जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि कैंसर जो है बहुत अलग अलग तरीके के कैंसर होते हैं, और उसमें से जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं ब्लड कैंसर। तो जैसे कि आपने सुना होगा एक वर्ड कीमोथेरेपी। तो ऐसा जो कैंसर है जिसमें जो है टिश्यू या सेल्स का एबनॉर्मल ग्रोथ होता है यूजुअली, तो वहाँ पर जो है उन सेल्स को, एबनॉर्मल जो सेल्स ग्रोथ हो रही है उसको ख़त्म करने के लिए उन पे जो है रेडिएशन थेरेपी या जिसको कीमोथेरेपी बोला जाता है वो एप्लीकेबल किया जाता है। तो ऐसे पेशेंट जिनको कैंसर है, ब्लड कैंसर नहीं दूसरे किसी प्रकार का कैंसर है, तो उन पे जो है रेडिएशन या कीमोथेरेपी की जाती है उन सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। पर कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा रैपिड एक्सपोजर होता है उन पे रेडिएशन का। तो कुछ केसेस में ऐसा देखने में आया है कि ऐसे पेशेंट जिनमें कीमोथेरेपी चल रही थी उनको बाद में आगे चलकर ब्लड कैंसर हो गया। तो रेडिएशन में हमने देखा कि रेडिएशन किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे वो रिसर्च लैब का रेडिएशन हो, फैक्ट्रीज में रेडिएशन यूज हो रहा हो, अपने जनरल हॉस्पिटल में रेडिएशन यूज हो रहा हो, या इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स जिनमें कीमोथेरेपी हो रही हो। मतलब किसी भी प्रकार का रेडिएशन एक्सपोजर अगर किसी पे हो रहा है तो उनमें चांसेस रहते हैं कि उनको जो है कैंसर, ब्लड कैंसर जो है या ल्यूकीमिया डिजीज डेवलप कर लें वो। इसके अलावा सेकंड है अपना केमिकल्स। अब केमिकल्स की बात की जाए तो बेसिकली इसमें बेंजीन का नाम अधिकतर आपको पढ़ने में मिलेगा। इसके अलावा कुछ केमिकल्स के नाम फॉर्मेल्डिहाइड वगैरह के और मिलते हैं, पर बेंजीन जो है उसका नाम सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। पर ऐसा कोई श्योर शॉट नहीं है कि बेंजीन एक्सपोजर जिस पे होगा उसको ब्लड कैंसर हो जाएगा। पर केस स्टडी में ऐसा देखा गया कि ऐसे जो व्यक्ति हैं जिन पे बेंजीन, फॉर्मेल्डिहाइड इस प्रकार के केमिकल्स का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हुआ, उनमें जो है ब्लड कैंसर या ल्यूकीमिया डिजीज डेवलप हुई है। तो सेकंड जो हमारा कॉज है वो है केमिकल्स। तो केमिकल्स में आप खास ध्यान रखेंगे बेंजीन का। तो ऐसे जो व्यक्ति जो फैक्ट्रीज वगैरह में काम कर रहे हैं जिनमें बेंजीन एक्सपोजर या फॉर्मेल्डिहाइड इस तरीके के केमिकल्स का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो रहा है, रैपिडली एक्सपोजर हो रहा है, उनमें जो है चांसेस रहते हैं कि वो आगे चलकर जो है ल्यूकीमिया डिजीज डेवलप कर लें। चांसेस रहते हैं, ऐसा नहीं कि सब जो है सभी ल्यूकीमिया डिजीज डेवलप कर लेंगे, पर उनमें जो है चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वह है कंजेनाइटल डिसऑर्डर। कंजेनाइटल डिसऑर्डर, कंजेनाइटल वर्ड याद रखना थोड़ा मुश्किल होगा, खासकर हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं। तो कंजेनाइटल का सिंपल मीनिंग है क्रोमोसोम डिसऑर्डर। सभी ने बेसिकली जब हमने सेल्स पढ़ा था 11th-12th का बेसिक सबको पता है कि सेल्स में जो है डीएनए रहते हैं और डीएनए में जो है क्रोमोसोम रहते हैं। ठीक, तो क्रोमोसोम डिसऑर्डर जब किसी को होता है, ट्रायसोमी, मोनोसोमी अपन ने देखा था, जैसे डाउन सिंड्रोम सबसे कॉमन एग्जांपल है उसका। तो ऐसी कोई डिजीज जिसमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो रहा है, या ऐसा हो रहा है कि ऐसी डिजीज जब आगे हम पढ़ेंगे
कि एक क्रोमोसोम का आधा पार्ट टूट के दूसरे क्रोमोसोम पे अटैच हो जा रहा है, वो भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। तो इस प्रकार के डिसऑर्डर जो हैं उसमें देखने में आया कि ऐसे व्यक्ति जिनमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या कंजेनाइटल डिसऑर्डर पाए जाते हैं उनमें भी चांसेस रहते हैं कि वो ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया डिजीज डेवलप कर लें। और इसका जो एग्जाम्पल है कॉमन सा वो है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम इसका क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या कंजेनाइटल डिसऑर्डर का एक एग्जाम्पल है। तो उनमें जो है ऐसे व्यक्ति जिनमें डाउन सिंड्रोम है या अदर, हम आगे पढ़ेंगे कुछ क्रोमोसोम डिसऑर्डर और जिनमें क्रोमोसोम डिसऑर्डर है, वो व्यक्ति जो है उसमें चांसेस रहते हैं कि वो ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया डिजीज डेवलप कर लें। तो बेसिकली अभी तक जो रिसर्च या हुई है उसके हिसाब से ये 3 मेन कारण है। उसमें भी जो है रेडिएशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कारण है। अगर किसी कारण की बात की जाती है या कॉज की बात की जाती है ल्यूकेमिया के लिए तो वो है रेडिएशन। तो ठीक, अपन ने कॉज देख लिए बहुत फटाफट में। रेडिएशन पहला जो है बहुत नॉर्मल सा कारण है, और रेडिएशन एक्सपोजर किसी भी प्रकार से हो तो उसमें चांसेस रहते हैं कि वो व्यक्ति जो है ल्यूकेमिया डिजीज डेवलप कर लेंगे। इसके अलावा कुछ केमिकल्स हैं जिसमें बेंजीन जो है बहुत खास है केमिकल्स में। और तीसरा है कंजेनाइटल या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोम में अगर किसी प्रकार का डिसऑर्डर क्रिएट होता है या कोई बीमारी क्रिएट होती है तो उन पेशेंट्स में भी चांसेस रहते हैं कि वो ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर डिजीज डेवलप कर लें। तो ये बहुत कॉमन कुछ इन्फॉर्मेशन है, हालांकि बेसिकली ये पूछा उछा तो नहीं जाता, पर जानकारी के लिए 4% रेशो है। अमूमन क्या है, वर्ल्ड में जितना भी डेथ कैंसर से होता है उसमें से 4% डेथ जो है पर ईयर, उसका जो एवरेज रेशियो देखा जाए तो 4% डेथ ब्लड कैंसर के कारण होती है। तो इसका मतलब ये है कि ब्लड कैंसर जो है ये एक पार्ट रोल करता है डिजीज, कैंसर डिजीज से होने वाली डेथ में, पर इसका रेशियो जो है वो है 4%। ठीक, तो मतलब 100 अगर डेथ हुई है कैंसर के कारण तो उसमें से अमूमन 4 डेथ जो है वो ब्लड कैंसर के कारण होती हैं। और फिर इसी में एक पॉइंट लिखा है, कैन ऑकर एट एनी स्टेज ऑफ एज। ठीक, इसका मतलब है कि लाइफ की किसी भी स्टेज में कैंसर, ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया डिजीज हो सकती है। इसका मतलब जो है न्यूनेट्स बच्चे, छोटी एज के जो बच्चे हैं, या मिडिल एज के जो बच्चे हैं, या मिडिल एज के लोग हैं 30 40 समथिंग, या एल्डर्स हैं बुजुर्ग लोग, तो कोई भी एज का एक इंसान है उसमें जो है किसी भी स्टेज में जो है ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर डिजीज डेवलप हो सकती है। इसका कोई एज फिक्स नहीं है कि एक पर्टिकुलर एज में ही ये डिजीज होगी। ठीक, तब अपन आगे जो है कॉज अपन ने देख लिया, अब अपन आगे से आगे बात करेंगे सिम्टम्स जो हैं, तो कैसे सिम्टम्स हमें पेशेंट में देखने के लिए मिलते हैं।
अब जो है अपन बात करेंगे सिम्टम्स, मतलब लक्षण जो हैं, कैसे लक्षण जो है ल्यूकेमिया के पेशेंट्स या ब्लड कैंसर के जो पेशेंट है उसमें किस प्रकार के लक्षण देखने को मिल सकते हैं। तो बेसिकली जो है आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, ये जो सिम्टम्स हैं बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं। मतलब ये सिम्टम्स देखकर आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इस पेशेंट को, सिम्टम्स जो है एक तरीके से सिर्फ सजेशन देते हैं कि किसी पेशेंट को कोई डिजीज हो सकती है। सिम्टम्स हैं, उसके बाद उसके अलावा जो है सिम्टम्स के हिसाब से पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस होती हैं। पैथोलॉजी जिस पे हम काम ही कर रहे हैं, तो सिम्टम्स के हिसाब से पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन होती हैं, और इन्वेस्टिगेशन से जो है कंफर्म होता है कि किसी पेशेंट को क्या क्या डिजीज हो सकती है। तो बेसिकली हम जो है सिम्टम्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले लिखा है वेट लॉस, फीवर, इंक्रीज स्वेटिंग। वेट लॉस सबको पता है, वजन कम होना, फीवर मतलब बुखार, इंक्रीज स्वेटिंग मतलब पसीना ज़्यादा आना। तो सिम्टम्स जो है आपने सुना बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं, वेट लॉस का सिम्टम्स या फीवर, इंक्रीज स्वेटिंग ट्यूबरक्लोसिस में भी मिल सकता है। जनरल फीवर तो ऐसा है, एक प्रकार का बॉडी रिस्पॉन्स है जो हर प्रकार के डिजीजेस में देखने के लिए मिल सकता है। इवन नॉर्मल सर्दी सर्दी बुखार या वायरल फीवर जिसको बोलते हैं, उसमें भी जो है आपको फीवर सिम्टम्स देखने के लिए मिल सकता है। तो वेट लॉस, फीवर या इंक्रीज स्वेटिंग बहुत कॉमन सिम्टम्स है जो बहुत सारी डिजीज में देखने के लिए मिलते हैं। तो इससे आप जो है कंफर्म नहीं कर सकते, पर ये सजेस्टिव सिम्टम्स हैं कि अगर किसी पेशेंट में ऐसे सिम्टम्स हैं और कॉमन डिजीज नहीं है, तो जब अपन जो है उसका पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उनको पता चलता है कि हाँ इसमें ब्लड कैंसर हो सकता है। सेकंड लिखा है इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, लिवर, लिम्फ नोड। अब होता ये है, जैसे कि हमने अभी देखा कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है किसी सेल का, और उसके कारण जो है इमेच्योर सेल जो है ब्लड स्ट्रीम में आ जा रहा है। अब वो आ रहा है तो वो ब्लड स्ट्रीम में फ्लो भी करेगा बॉडी में, और फ्लो करेगा तो हमारे जो ऑर्गन्स हैं वहाँ जाएगा, सर्कुलेशन में जाएगा, पूरा सर्कुलेट होगा, और वो जब सर्कुलेट होगा तो उनको जो है नुकसान भी पहुंचाएगा। तो इनलार्जमेंट का मतलब होता है साइज इंक्रीज होना, या जिसको नॉर्मल नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं अपन, सूजन आ गई है। तो सेकंड पॉइंट लिखा है अपना, ये सिम्टम्स जो है इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन, लिवर, लिम्फ नोड। मतलब स्प्लीन, लिवर और लिम्फ नोड का जो है इनलार्जमेंट देखने के लिए मिल सकता है, मतलब उसका साइज बड़ा हो सकता है। और इसका कारण ये है कि एबनॉर्मल जो है सेल्स जो है वहाँ पर फ्लो होती हैं, और वो जो है उनको जो है हार्म करती हैं, इफेक्ट करती हैं अपने ऑर्गन्स को। तीसरा लिखा है हेमरेजिक टेंडेंसीज इफ प्लेटलेट, डिक्रीज प्लेटलेट प्रेजेंट। हेमरेजिक मतलब होता है रक्तस्रावी, हिंदी में बोलते हैं। तो ऐसे पेशेंट, अभी अमूमन होता क्या है, इसमें लिखा है इफ डिक्रीज प्लेटलेट प्रेजेंट। डिक्रीज का मतलब प्लेटलेट काउंट डिक्रीज हो रहा है, गिर रहा है। तो अब क्यों मिलेगा ऐसा, प्लेटलेट काउंट डिक्रीज क्यों होगा? तो होगा यूं कि बोन मैरो का तो है, जैसे ये अपना बोन है, अंदर यहाँ पर बोन मैरो भरा हुआ है जहाँ सेल डेवलपमेंट हो रहा है। अब इसका जो है स्पेस फिक्स है, उतना ही है डेवलपमेंट, उतने ही एरिया में होना है। और किसी एक सेल का अगर डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, प्रोलिफरेशन हो रहा है, किसी एक सेल का एबनॉर्मल ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो होगा ये कि अगर उस सेल का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है तो बाकी जितने सेल्स हैं, जैसे मान लीजिए कि न्यूट्रोफिल्स का डेवलपमेंट या लिम्फोसाइट का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो लिम्फोसाइट का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसके अलावा जो बाकी सेल्स बचे, आरबीसीस हो गए, प्लेटलेट्स हो गए, इनको जो है स्पेस ही नहीं मिलेगा डेवलप होने के लिए। जब स्पेस नहीं मिलेगा तो ऐसे चांसेस क्रिएट होंगे कि उस पेशेंट में एनीमिया, या जैसे लिखा है प्लेटलेट डिक्रीज, पेनसाइटोपिनिया, ऐसी कंडीशन क्रिएट होंगी। और अगर पेनसाइटोपिनिया क्रिएट होगा तो हेमरेजिक टेंडेनेंस, मतलब उसको ब्लड संबंधित जो है रक्तस्रावी ब्लड बहने से संबंधित जो बीमारियां हैं, ऐसा कुछ अपन को देखने को मिल सकता है। हेमरेजिक टेंडेंसीज देखने के लिए मिल सकती हैं ऐसे पेशेंट में, अगर उसमें प्लेटलेट काउंट जो है डिक्रीज मिल रहा है। पर ये जो है, ये भी सिम्टम्स जो है, ये भी जो सिम्टम्स है आपको जो है आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि इसको जो है ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर ही है। क्योंकि नॉर्मल आपको पता है कि सबसे कॉमन जो है डेंगू, डेंगू एक ऐसी डिजीज है जिसमें पेनसाइटोपिनिया या प्लेटलेट काउंट डिक्रीज देखने के लिए बहुत नॉर्मली मिलती है। तो ये जो है सजेस्टिव सिम्टम्स हैं। फिर इसी में अपन जो है आगे बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट सिम्टम्स क्या लिखा है, इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट। मेटाबॉलिक मतलब होता है डाइजेशन जो अपना रेट है,
सबका मेटाबॉलिक रेट अलग अलग रहता है। कई लोग आपने देखा होगा काफ़ी खाना खाते हैं, उसके बाद भी जो है बहुत मोटे नहीं होते, उनका जो बॉडी फिक्स रहता है। कई लोग ऐसे रहते हैं बहुत कम खाना खाते हैं, तो उनका मेटाबॉलिक रेट उतना अच्छा नहीं है, तो बहुत हेल्दी दिखते हैं। ठीक, तो बेसिकली ये डाइजेशन से रिलेटेड है, मेटाबॉलिक रेट जिसको नहीं पता हो। तो ल्यूकेमिया की कंडीशन में आपको इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट देखने के लिए मिलता है, और इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट जिसमें देखने के लिए मिलता है उन व्यक्तियों में जो है इंक्रीज स्वेटिंग भी होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये जो है इससे रिलेट करता है। ठीक, तो ऐसे पेशेंट्स, हालांकि इसके रीजन बहुत सारे और रहते हैं। इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट नॉर्मल कंडीशंस में भी मिलता है, ऐसा नहीं कि किसी का मेटाबॉलिक रेट दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा है या उसको स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है तो उसको कैंसर हो गया है। पर ये सजेस्टिव से सिम्टम्स हैं, अभी भी ऐसा कुछ ऐसा स्पेसिफाइड सिम्टम्स नहीं है जिससे जो है अपन डायग्नोज कर सकें कि इस व्यक्ति को जो है ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर है। पर सजेस्टिव सिम्टम्स हैं कुछ, कि कोई पेशेंट अपने पास आया है, उसके पास सजेस्टिव सिम्टम्स हैं, फीवर है, वेट लॉस है, इंक्रीज स्वेटिंग है, या इनलार्जमेंट ऑफ मिल रहा है स्प्लीन, लिवर, लिम्फ नोड वगैरह का, हेमरेजिक टेंडेंसीज है, प्लेटलेट काउंट डिक्रीज जा रहा है उसका, और बेसमल मेटाबॉलिक रेट जो है उसका इंक्रीज है। तो अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो सजेस्ट करते हैं कि अगर इसको, अपन ने बाकी पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन किया और सजेस्ट हो रहा है कि हाँ व्यक्ति इसको जो है ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर हो सकता है, तो सबसे कॉमन तो पहले अपन सीबीसी से ही स्टार्ट करते हैं, और उसमें अगर सेल काउंट एबनॉर्मल मिलता है तब इंसान जो है आगे जो है बोन मैरो एस्पिरेशन या अदर उस पर जाता है। तो ये कुछ कॉमन बेसिक सिम्टम्स हैं, स्पेसिफाइड सिम्टम्स तो नहीं है अभी तक इसके, पर कॉमन सिम्टम्स हमें जो है पता होना चाहिए। टॉपिक जो है काफ़ी, लोगों ने इसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़ेंगे जो आप पहली बार पढ़ेंगे, बहुत सारे वर्ड्स भी ऐसे पढ़ेंगे जो आप पहली बार पढ़ेंगे, क्योंकि अमूमन इस टॉपिक को कॉलेज वगैरह में भी अच्छे से नहीं पढ़ाया जाता है। तो कुछ वर्ड आपको याद करने में दिक्कत होंगी, आपको रटने पड़ेंगे, तो थोड़ा सा आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा टॉपिक को एक दो बार। टाइम जो है वो काफ़ी कम है। अब जो है बात करी जाए तो 3 महीने भी प्रॉपर तरीके से नहीं बचे हैं, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो सिर्फ 3 महीने की मेहनत है। अभी आप जो है 2-3 महीने मेहनत कर लीजिए, और जॉब लगने के बाद जो है टिल टू एज ऑफ रिटायरमेंट उसका बेनिफिट होगा। और जिनके घर में लोग गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं उनको काफ़ी अच्छे से पता है, और जिनके घर में लोग नहीं भी हैं उनको भी इवन इस चीज़ का नॉलेज होगा कि गवर्नमेंट सर्विस के कितने सारे फायदे हैं। तो इतनी बड़ी लाइफ के लिए जो है 2-3 महीने की मेहनत जो है करनी है, 20-20 घंटे दिन में देने हैं। आप जो है 2-3 घंटे भी जो है निकालेंगे तो भी जो है काफ़ी सफिशिएंट हो जाएगा। तो अभी तक हमने जो है बात करी ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर पे। तो ल्यूकेमिया जो है ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, तो बेसिकली वहाँ से ओरिएंटेड हुआ है, या वहाँ से सीधे तरीके से ग्रीक लैंग्वेज से उठ के आया है। और फिर उसके बाद हमने कॉमन जो है बेसिकली इसके बारे में थोड़ा सा जाना, ल्यूकेमिया क्या है, किस प्रकार का डिसऑर्डर या डिजीज है, इसके जो है हमने कारण देखे, कॉमन कारण क्या क्या है, कॉजेस, और उसके बाद हमने देखे सिम्टम्स क्या है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। तो ल्यूकेमिया और एनीमिया दोनों में ही आप कई प्रकार के क्लासिफिकेशंस देखेंगे। किसी भी चीज़ को जो है जब किसी भी चीज़ पर रिसर्च चालू हुई तो जैसे जैसे साइंटिस्ट को अपने हिसाब से बनता गया, वो अपने हिसाब से चीज़ों को क्लासिफाइड करते चले गए। किसी ने किसी तरीके से क्लासिफाइड करा, किसी ने किसी तरीके से क्लासिफाइड किया। तो कई सारी चीज़ ऐसी देखने के लिए, पढ़ने के लिए मिलेंगी जिसके क्लासिफिकेशन कई तरीके से हैं। उसमें से कुछ क्लासिफिकेशन आगे जाकर सबमर्ज हो गए, मतलब एक दूसरे में मिल गए, और फिर जो है अभी एट प्रेजेंट में कॉमन तरीके से क्लासिफिकेशन कर दिए गए उनके। पर क्योंकि थ्योरेटिकली अपन जो है एग्जाम पर्पज से पढ़ रहे हैं, इसलिए अपन को जो है पुराना भी पता होना चाहिए कि एट स्टार्ट से किस प्रकार से क्लासिफिकेशन या कितने प्रकार से क्लासिफिकेशन ल्यूकेमिया का या अदर एनीमिया, जैसे एनीमिया पढ़ेंगे आगे अपन, तो उसका कितने कितने प्रकार से क्लासिफिकेशन हुआ है। तो अभी जो है अपन स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन।
अब अपन आगे देख रहे हैं अपना जो है टॉपिक क्लासिफिकेशन। ल्यूकेमिया का जो है बहुत सारे तरीके से क्लासिफाइड किया गया है। अपन जो है खास खास क्लासिफिकेशंस देखेंगे और सबसे लास्ट में अपन जो है देखेंगे एट प्रेजेंट जो है कौन सा क्लासिफिकेशन अभी चल रहा है। तो अपने जो क्लासिफिकेशन में सबसे पहला क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन ऑफ डिजीज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन ऑफ डिजीज। ड्यूरेशन का मतलब होता है समय। तो डिजीज का जो समय है उसको देखते हुए जो है इस प्रकार ये क्लासिफिकेशन किया गया है। हालांकि इससे पर्टिकुलरली अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं किया गया, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से आ सकते हैं। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो है वो है ड्यूरेशन के हिसाब से। डिजीज का ड्यूरेशन या समय क्या है उसके हिसाब से जो है हमारा पहला क्लासिफिकेशन है। अब जो है इसको तीन भाग में क्लासिफाई किया गया है, एक्यूट, सब एक्यूट और क्रोनिक। पहले भी जो है आपने क्लासेस में दो वर्ड सुने हैं, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत जल्दी हुई है जिसमें समय कम लगा है, एक्यूट। और क्रोनिक का मतलब है किसी चीज़ में समय लगा है, क्रोनिक। ठीक, तो ये टर्मिनोलॉजी के वर्ड हैं। किसी भी चीज़ में अगर एक्यूट जुड़ा हुआ है इसका मतलब है कि वो चीज़ बड़ी जल्दी हुई है, समय कम लगा है उसमें। और अगर किसी चीज़ में क्रोनिक लगा हुआ है तो मतलब उस चीज़ में समय लगा है। दोनों ही वर्ड हमारे मेडिकल टर्मिनोलॉजी के वर्ड हैं, आप लोग को पता होना चाहिए क्योंकि बहुत सारी जगह जो है इसको पढ़ेंगे। ठीक, तो ड्यूरेशन के हिसाब से इसको डिवाइड किया गया है। तो पहला है एक्यूट ल्यूकेमिया। उसमें क्या लिखा है, सेवरल डेज से 6 मंथ। तो अगर जो है डिजीज कुछ दिन से 6 महीने के अंदर डेवलप हुई है, उसका ड्यूरेशन कुछ दिन से लेकर 6 महीने तक है, तो इसको जो है अपन एक्यूट ल्यूकेमिया कहेंगे। ठीक, अपन अभी बात कर रहे हैं ड्यूरेशन, मतलब समय पे बात कर रहे हैं कि डिजीज को डेवलप होने में कितना समय लगा, उसके हिसाब से जो है अपन क्लासिफाइड कर रहे हैं। तो उसमें पहला है एक्यूट ल्यूकेमिया। तो उसमें है कुछ दिन से अगर 6 महीने तक का समय लगा है डिजीज को डेवलप होने में, तो उसको अपन कह रहे हैं एक्यूट ल्यूकेमिया। ठीक, अब इसी में जो है अपन दूसरे की जगह तीसरे पे सीधे आते हैं, आपको समझने में आसानी होगी। तीसरा लिखा है क्रॉनिक ल्यूकेमिया। तो एक्यूट मतलब होता है कुछ कम समय, तो अपन ने देख लिया सेवरल डेज से 6 मंथ। और एक है क्रॉनिक ल्यूकेमिया, उसमें लगने वाला समय क्या है, 1 या 2 साल या उससे ज़्यादा। तो अगर डिजीज को डेवलप होने में 1-2 साल या उससे ज़्यादा का समय लगा तो उसको बोलते हैं अपन क्रॉनिक ल्यूकेमिया। इसी में जो है एक तीसरा वो है सब एक्यूट ल्यूकेमिया। ये एक्यूट तो है पर उसके लगा है सब एक्यूट, तो मतलब जो एक्यूट से कुछ स्लो है, तो उसको अपन ने बोला सब एक्यूट ल्यूकेमिया। अब एक्यूट में अपन ने देखा कि सेवरल डेज से 6 मंथ था, इसमें है 2 महीने, मतलब कम से कम 2 महीने हो ही गए हों। 2 महीने से ज़्यादा का समय लगा है पर 6 महीने से कम का समय लगा है, तो उस कंडीशन को बोला गया है सब एक्यूट ल्यूकेमिया। ठीक, तो पहला क्लासिफिकेशन हमने देखा कि वो ड्यूरेशन के हिसाब से, अकॉर्डिंग क्या लिखा है देखिए, अकॉर्डिंग ड्यूरेशन ऑफ डिजीज, मतलब डिजीज का ड्यूरेशन है, समय है, उसके हिसाब से इसको क्लासिफाइड किया गया है। तो उसमें देखा हमने कि तीन तरीके से क्लासिफाइड किया गया है। पहला है एक्यूट, दूसरा है सब एक्यूट और तीसरा है क्रोनिक। एक्यूट का मतलब है कम समय में अगर डिजीज डेवलप हुआ है, उसमें एक्यूट वर्ड यूज करते हैं। तो एक्यूट ल्यूकेमिया मतलब डिजीज जो है सेवरल डेज, मतलब कुछ दिन से 6 महीने का समय लगा है जब डिजीज डेवलप होने में, तो उसको अपन ने काय में रखा, एक्यूट ल्यूकेमिया के अंतर्गत रखा। सेकेंड है अपना सब एक्यूट ल्यूकेमिया, उसमें लिखा है 2 से 6 महीने, मतलब कम से कम 2 महीने लगे हों और 6 महीने से कम लगे हों, तब अपन उसको बोलते हैं सब एक्यूट ल्यूकेमिया। और थर्ड इसी में जो अपना पॉइंट है वो है क्रोनिक ल्यूकेमिया, मतलब डिजीज को डेवलप होने में जो है कम से कम 1 या 2 साल या उससे अधिक का समय लगा हो, तो तब अपन उस कंडीशन को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्रोनिक ल्यूकेमिया। तो कई प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है। ये जो है क्लासिफिकेशन ड्यूरेशन पे है, इससे पर्टिकुलर भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, पर नॉलेज के अलावा आपको पता होना चाहिए। अपन जो है दूसरा क्लासिफिकेशन देखेंगे।
अब अपन बात करेंगे अपने दूसरे क्लासिफिकेशन की। पहला क्लासिफिकेशन अपन ने देख लिया, वो है ड्यूरेशन पे बेस्ड था, कि कितना समय लग रहा है डिजीज को डेवलप होने पे। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन पेरिफेरल ब्लड। मतलब अपना जो ब्लड सर्कुलेशन है पेरिफेरल ब्लड, उसमें कितनी सेल्स प्रेजेंट हैं, उसके जो है सेल्स के बिहाफ पर जो है नंबर ऑफ सेल्स के बिहाफ पर इसको जो है क्लासिफाइड किया गया। तो इसमें भी जो है पिछली बार की तरह 3 भाग में क्लासिफाइड किया है हमने। पहला है ल्यूकेमिक ल्यूकेमिया। वर्ड्स थोड़े से ऐसे हैं, डिफिकल्ट भी रहेंगे, नए भी हैं, सुने भी नहीं हैं, और थोड़ा सा जो है काफ़ी सिमिलर टाइप के हैं, तो याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो थोड़ा सा आपको रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक, तो पहला टाइप है अपना ल्यूकेमिक ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिक ल्यूकेमिया। अब इसमें क्या लिखा है, मोर देन 15,000 WBC सेल्स पर क्यूबिक एमएम। अगर WBC सेल्स 15,000 जो है 15,000 पर क्यूबिक एमएम से ज़्यादा मिलते हैं पेरिफेरल ब्लड में, तो उस कंडीशन को बोला जाता है ल्यूकेमिक ल्यूकेमिया। ठीक, तो ये पहला टाइप हो गया ल्यूकेमिक ल्यूकेमिया का, जिसमें सेल्स जो है अपना सेल काउंट जो है 15,000 पर क्यूबिक एमएम से ज़्यादा है। दूसरा जो अपना टाइप है वो है सब ल्यूकेमिक ल्यूकेमिया। ठीक है, पहला याद रख लिया आपने ल्यूकेमिक ल्यूकेमिया, दूसरा जो है उसी के बाद आया सब ल्यूकेमिक ल्यूकेमिया। अब इसमें क्या लिखा है, लेस देन 15,000 सेल्स, मतलब 15,000 से कम WBC सेल्स हैं पर क्यूबिक एमएम में। तो मतलब आपको जो है ये याद रखने की जरूरत नहीं सेल्स के नंबर, आपको बस इतना याद रखना। पहले में क्या है, ल्यूकेमिक ल्यूकेमिया में मोर देन 15,000 WBC, मतलब 15,000 से ज़्यादा सेल्स है पर क्यूबिक एमएम में। दूसरा है सब ल्यूकेमिक ल्यूकेमिया, नाम भी वैसा ही है, सब जुड़ा है बस आगे। तो सब ल्यूकेमिक ल्यूकेमिया, इसमें क्या है, लेस देन मतलब 15,000 से कम WBC सेल्स हैं पर क्यूबिक एमएम। पर इसमें एक चीज़ और लिखा है, इमेच्योर और एबनॉर्मल WBC। ठीक, तो मतलब क्या लिखा है, इमेच्योर एंड एबनॉर्मल WBC। तो WBC सेल्स जो हैं 15,000 से कम मिलेंगी पर क्यूबिक एमएम में, पर वो कैसी मिलेंगी, इमेच्योर, या जिसको बोलते हैं अपन एबनॉर्मल WBC। मतलब वो पूरी तरीके से मेच्योर नहीं हो पाई हैं और अपना पेरिफेरल ब्लड में ब्लड स्ट्रीम में आ गई हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन मिलती है जिसमें अपना जो है सेल काउंट जो है 15,000 सेल्स पर क्यूबिक एमएम से कम है, उसमें इमेच्योर्स या एबनॉर्मल WBC सेल्स हैं, तो अपन उसको किसके अंदर रखेंगे, सब ल्यूकेमिक ल्यूकेमिया के अंतर्गत रखेंगे। अब तीसरा जो है आप इसमें देख पा रहे हैं वो है ए ल्यूकेमिक ल्यूकेमिया। ए और ल्यूकेमिक ल्यूकेमिया। ठीक, तो बहुत ज़्यादा नहीं, आपने पहला वर्ड याद रख लिया ल्यूकेमिक ल्यूकेमिया, दूसरे में कुछ नहीं जुड़ा है, सब जुड़ा है सब ल्यूकेमिक ल्यूकेमिया, और तीसरे में ए जुड़ा है ए ल्यूकेमिक ल्यूकेमिया। मतलब आपने एक भी याद रख लिया तो आपको जो है बाकी याद रह जाएंगे। थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना पड़ेगा। अब इसमें क्या लिखा है, लेस देन 15,000। सब ल्यूकेमिक ल्यूकेमिया में भी 15,000 से कम था, ए ल्यूकेमिक ल्यूकेमिया में भी 15,000 से कम सेल्स हैं। पर इसमें क्या लिखा है, नो इमेच्योर या एबनॉर्मल सेल्स। मतलब अपना ए ल्यूकेमिक ल्यूकेमिया जो है उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि सेल काउंट जो है वो भी 15,000 से कम है, 15,000 WBC पर क्यूबिक एमएम से, पर उसमें इमेच्योर या एबनॉर्मल सेल्स नहीं है, उसमें जो है मैच्योर सेल्स मिलेंगी अपन को। ठीक, तो दूसरा जो है अपन ने क्लासिफिकेशन देखा, ये अपना काय पे बेस्ड है, कितनी सेल्स प्रेजेंट है पेरिफेरल ब्लड में। ठीक, तो इसको 3 भाग में क्लासिफाइड किया है। ल्यूकेमिक ल्यूकेमिया पहला है अपना, उसमें जो है 15,000 से ज़्यादा सेल्स मिलेंगी। मतलब अगर आपने काउंटिंग करी और 15,000 से ज़्यादा सेल्स हैं, चाहे वो एबनॉर्मल हैं या नॉर्मल हैं, पर 15,000 पर क्यूबिक एमएम से ज़्यादा हो गई, तो आप जो है उसको काय में रखोगे, ल्यूकेमिक ल्यूकेमिया में रखोगे। ठीक, चाहे वो इमेच्योर हो चाहे मेच्योर हो, उससे आपको लेना देना नहीं है। उसका काउंट जो है अगर 15,000 से ज़्यादा हो गया तो आप उसको रखेंगे ल्यूकेमिक ल्यूकेमिया में। फिर इसी का दूसरा जो है वो है सब ल्यूकेमिक ल्यूकेमिया। मतलब अगर उसका जो है काउंट जो है सेल काउंट WBC का वो 15,000 से कम है, अपना 15,000 सेल्स पर क्यूबिक एमएम से कम है, पर उसमें अपन को क्या मिला, जब अपन ने देखा तो उसमें इमेच्योर या एबनॉर्मल WBC देखने के लिए मिली, जो पूरे तरीके से मेच्योर नहीं हो पाई और अपने ब्लड स्ट्रीम या पेरिफेरल ब्लड में आ गई, और सेल काउंट जो है वो 15,000 सेल्स पर क्यूबिक एमएम से कम मिला। तब अपन उस कंडीशन को बोलते हैं सब ल्यूकेमिक ल्यूकेमिया। ठीक, सब ल्यूकेमिक ल्यूकेमिया, पहला वर्ड आपने याद रख लिया ल्यूकेमिक ल्यूकेमिया, उसमें सब जुड़ गया है बस, बहुत अलग वर्ड चेंज नहीं हुआ है। दो चीज़ें खास रखनी है, एक कि सेल्स जो है 15,000 से कम हो गई हैं, दूसरा इमेच्योर या एबनॉर्मल सेल आ गई हैं। तीसरा इसी का टाइप है वो है ए ल्यूकेमिक ल्यूकेमिया। तो पहला ही वर्ड जो लेके चल रहे हैं ल्यूकेमिक ल्यूकेमिया वही है, बस इसमें जो है एक्स्ट्रा वर्ड ए जुड़ गया है। ठीक, तो ए ल्यूकेमिक ल्यूकेमिया। चेंजेस क्या हुए,
तो ये सब ल्यूकेमिक ल्यूकेमिया जैसा ही है, 15,000 सेल्स पर क्यूबिक एमएम से कम है, पर इसमें इमेच्योर या एबनॉर्मल सेल्स नहीं है। मतलब ऐसी कोई कंडीशन देखने को मिली पेशेंट में, उसमें सेल काउंट जो है 15,000 सेल्स पर क्यूबिक एमएम से कम है और उसमें इमेच्योर या एबनॉर्मल सेल नहीं है, तो ऐसे ल्यूकेमिया को अपन जो है ये ल्यूकेमिक ल्यूकेमिया में रखेंगे। तो ये क्लासिफिकेशन अपना बेस्ड था किस पे, कितनी नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है पेरिफेरल ब्लड में। तो अपन ने अभी तक क्या है, दो तरीके पढ़ लिए। पहला बेस्ड था अपना ड्यूरेशन पे, दूसरा बेस्ड हो गया नंबर ऑफ सेल्स पे। अब अपन जो है तीसरा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, वो सेल पे पढ़ेंगे। किस प्रकार का सेल्स जो है वो उसका जो है प्रोलिफरेशन या एबनॉर्मल ग्रोथ हुआ है, उसके बिहाफ पर जो है इसको जो है ल्यूकेमिया को क्लासिफाइड किया गया है। वो है इसका तीसरा क्लासिफिकेशन।
ठीक है, अब आगे अपन देखेंगे हमारा जो तीसरा प्रकार का क्लासिफिकेशन है, ये है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सेल इन्वॉल्व। मतलब कि डिजीज अपन ने देखा किसी पेशेंट में जो है ल्यूकेमिया का डिजीज देखने के लिए मिल रहा है, अपन ने उसको जो है अभी तक देखा ड्यूरेशन, या अपन ने इससे पहले जो है अपना सेकंड तरीके का क्लासिफिकेशन देख लिया कि नंबर ऑफ सेल्स कितनी प्रेजेंट है पेरिफेरल ब्लड में। अब अपन देख रहे हैं किस प्रकार का सेल मिला। ठीक, तो उसमें लिखा है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ सेल, किस प्रकार का सेल इन्वॉल्व है, मतलब किस प्रकार का सेल देखने के लिए मिल रहा है पेशेंट में, उसके हिसाब से भी जो है ल्यूकेमिया को क्लासिफाइड किया गया है। और ये जो क्लासिफिकेशन है टाइप ऑफ सेल्स का, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि इस पे जो है नाम आपको कई प्रकार के देखने के लिए मिलेंगे, और वो जो है आगे अपन जो है अपना फाइनल क्लासिफिकेशन मिलेगा वहाँ तक जो है आपको मिलते हुए चले जाएंगे। तो अभी एट प्रेजेंट जो है काफ़ी हद तक जो है क्लासिफिकेशन इस पर डिपेंडेंट है अपना, या ये कहें कि इसके हिसाब से डिसाइड होता है कि किस प्रकार का ल्यूकेमिया है। तो सबसे पहला जो है इसमें लिखा हुआ है, आप देखोगे माइलोजीनस या ग्रेनुलोसाइटिक ल्यूकेमिया। अभी अपन ने जो है इससे पहले पढ़ा, तो डीएलसी में खासकर अपन ने पढ़ा कि WBC जो है अपनी अब अपन ने जब देखा कि जो है ल्यूकेमिया, इसका जो ग्रीक वर्ड है इसका मतलब ही है वाइट ब्लड सेल्स, मतलब वाइट ब्लड सेल्स में होने वाला जो है डिजीज है। तो वाइट ब्लड सेल्स तो इसमें इन्वॉल्व होंगी ही। तो अभी जो है अपन देख रहे हैं कि क्लासिफिकेशन जो कि सेल पे बेस्ड है कि किस प्रकार का सेल प्रेजेंट है। तो अपन जो है देखेंगे, आप इसमें देखेंगे कि सभी प्रकार का जो WBC है उसका जो है उस तरीके का जो है कैंसर, ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया डिजीज डेवलप होता है। तो उनका जो है सेल्स के हिसाब से उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं, तो उसी को अपन यहाँ पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला है अपना माइलोजीनस या ग्रेनुलोसाइटिक ल्यूकेमिया। इसको माइलोजीनस ल्यूकेमिया भी मिलेगा अधिकतर आपको, या कहीं कहीं ग्रेनुलोसाइटिक ल्यूकेमिया भी देखने के लिए मिल सकता है। ठीक, तो माइलोजीनस जो है माइलॉइड सीरीज आपने पढ़ा है, लिम्फॉइड सीरीज, माइलॉइड सीरीज, उससे आप याद रखेंगे कि माइलोजीनस जब बात हो रही है तो ये जो है ग्रेनुलोसाइट्स की बात हो रही है। और इस पे भी जो है बेसिकली इसको न्यूट्रोफिल्स के लिए यूज किया जा रहा है। तो मतलब अगर ऐसा कोई ल्यूकेमिया का पेशेंट मिल रहा है जिसमें न्यूट्रोफिल्स का जो है प्रोलिफरेशन या एबनॉर्मल ग्रोथ बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है। ठीक, तो अपन आगे पढ़ेंगे मिक्स टाइप के भी ल्यूकेमिया जिसमें एक से ज़्यादा प्रकार का सेल इन्वॉल्व होगा, पर अभी अपन बात करें सिंगल सिंगल टाइप का अगर जो है सेल का ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है। तो जैसे ऐसा कोई केस देखा जिसमें न्यूट्रोफिल्स का बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल ग्रोथ है, कोई पेशेंट है जिसमें जो है न्यूट्रोफिल्स जो है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है न्यूट्रोफिल्स का, तो उस प्रकार के ल्यूकेमिया को अपन बोलेंगे माइलोजीनस या ग्रेनुलोसाइटिक ल्यूकेमिया। ये वर्ड्स थोड़े से जो है माइलोजीनस ध्यान रखिए, आगे आगे जो है बहुत सारी जगह पढ़ने के लिए मिलेगा। थोड़े से वर्ड्स नए टाइप के हैं तो थोड़ा सा याद करने में टाइम लगेगा। तो ठीक, तो अगर कहीं पे माइलोजीनस या ग्रेनुलोसाइटिक ल्यूकेमिया की बात हो रही है तो उसमें बात कर रहे हैं अपन न्यूट्रोफिल्स एंड देयर फिक्सर्स। फिक्सर्स का जो है डेवलपिंग स्टेज आपने देखा कि कोई भी सेल जो है प्रिमिटिव स्टेम सेल से स्टार्ट होता है और कई सारे स्टेज से होते हुए जो है डेवलप होता है और लास्ट में जो है फाइनल अपना सेल जो है बनता है। तो न्यूट्रोफिल्स और उसके फिक्सर्स मतलब सभी डेवलपिंग स्टेज और न्यूट्रोफिल्स दोनों इन्वॉल्व इसमें हो सकते हैं। तो ऐसा कोई पेशेंट जिसमें जो है अपन ने देखा कि ल्यूकेमिया का केस है जिसमें जो है न्यूट्रोफिल्स और उसके फिक्सर्स मतलब जो डेवलपिंग स्टेज का सेल्स है न्यूट्रोफिल्स वो देखने के लिए मिला, एबनॉर्मल कंडीशन वही कहलाती कि एबनॉर्मल जो है इमेच्योर सेल देखने के लिए मिला, क्या मिला, न्यूट्रोफिल्स और उसके पिक्चर्स देखने के लिए मिले। तो उस प्रकार के ल्यूकेमिया को क्या बोलेंगे, माइलोजीनस या ग्रेनुलोसाइटिक ल्यूकेमिया। ठीक, अब जो है इसके बाद अपन सेकंड देखेंगे इओसिनोफिलिक ल्यूकेमिया। अब ये तो जो है बहुत सिंपल है, इओसिनोफिलिक लिखा है इसका मतलब कि उसमें इओसिनोफिल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बहुत कॉमन है तो याद अलग से नहीं रखना पड़ेगा। इओसिनोफिलिक लिखा है मतलब इओसिनोफिल जो है इसमें लिखा भी हुआ है इओसिनोफिल्स और एंड देयर पिक्चर्स, मतलब इओसिनोफिल्स और उसके जो डेवलपिंग स्टेज का सेल्स हैं अगर वो किसी पेशेंट में देखने के लिए मिलता है तो उस कंडीशन को अपन जो है उसके प्रकार के ल्यूकेमिया को बोलेंगे इओसिनोफिलिक ल्यूकेमिया। और ऐसा ही लिखा है बेसोफिलिक ल्यूकेमिया, उसमें बेसोफिल सेल मिलेगा। मोनोसाइटिक ल्यूकेमिया, उसमें मोनोसाइटिक ल्यूकेमिया इसमें मोनोसाइट्स मिलेगा और लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया उसमें लिम्फोसाइट्स मिलेगी। तो ये जो है चार जो हैं
WBCs के अपने 5 प्रकार हैं, उसमें से जो ये 4 हैं, एसिनोफिल, बेसोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, इनके जो नाम है बहुत कॉमन है, सिंपल उन्हीं के सेल के हिसाब से लिखा गया है, एसिनोफिलिक ल्यूकेमिया, बेसोफिलिक ल्यूकेमिया, लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया और मोनोसाइटिक ल्यूकेमिया। तो ये आपको याद नहीं रखने पड़ेंगे, ये तो जो है लिखा मिलेगा आपको, जो है देख के पता चल जाएगा कि जो लिखा है उसी प्रकार का सेल इन्वॉल्व है। बस जो अपना न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रोफिल जो है उसमें जो है आपको ग्रेनुलोसाइटिक ल्यूकेमिया या अधिकतर कंडीशन में माइलोजेनस या माइलॉइड सीरीज जो इसको बोलते हैं वो देखने को मिलेगा, माइलोजेनस। ठीक, बाकी सब में तो सेम एट इज नाम मिलेंगे। अब इसमें जो है ये आपको याद रखना है, एसिनोफिल और बेसोफिल, इसमें लिखा है रेयर। तो एसिनोफिल ल्यूकेमिया और बेसोफिलिक ल्यूकेमिया, बेसोफिल तो आपको वैसे भी आपने पढ़ा कि बेसोफिल काउंट आपने पढ़ा होगा 0 to 1 होता है, बहुत ही नॉर्मल कंडीशन में तो बेसोफिल देखने के लिए मिलेगा ही नहीं आपको, रेयरेस्ट कंडीशन में मिलता है। तो इसका जो ल्यूकेमिया है वो भी रेयर हुआ। और उसी प्रकार जो अपना एसिनोफिल है, इसका काउंट भी जो है बहुत ज़्यादा नहीं है। तो एसिनोफिल और बेसोफिल टाइप का अगर ल्यूकेमिया देखने के लिए मिलता है तो ये बहुत रेयर टाइप के ल्यूकेमिया है। तो आपको याद रखना है कि एसिनोफिल और बेसोफिल दोनों अपने जो है रेयर टाइप के ल्यूकेमिया है। और न्यूट्रोफिल्स जो है उसके लिए माइलोजेनस या ग्रेनुलोसाइटिक ल्यूकेमिया लिखा हुआ मिलेगा आपको। इसके अलावा जो है अपन ने अभी तो ये जो बिल्कुल कॉमन देख लिए सिंगल सिंगल नाम सेल्स के, सिंगल सिंगल देख लिए नाम सेल्स के, पांचों जो सेल्स है WBC के, उससे अगर ल्यूकेमिया डेवलप हो रहा है तो उनको किस नाम से जाना जाता है। अब अपन जो है कुछ देखेंगे मिक्स टाइप के ल्यूकेमिया, जिसमें एक से ज़्यादा टाइप की जो है सेल इन्वॉल्व है अपनी। तो हेडिंग जो है वही चल रही है अभी, टाइप ऑफ सेल, स्पेस के लिए जो है उसको मिटा दे रहे हैं। अभी अपन जो है टाइप ऑफ सेल के हिसाब से क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, अपन ने 5 पढ़ लिए हैं अभी।
अपन जो है अपना तीसरे प्रकार का क्लासिफिकेशन अभी देख रहे हैं ल्यूकेमिया का, जो कि अपना बेस्ड है किस प्रकार का सेल जो है इन्वॉल्व है उसके बिहाफ पे। तो अभी जो अपन ने 5 तरीके का देख लिया है, जो कॉमन डब्ल्यूबीसीज हैं उसके बिहाफ पर जो है ल्यूकेमिया अगर होता है तो उनको किस नाम से जाना जाता है। अब अपन ऐसे कुछ ल्यूकेमिया देख रहे हैं कंडीशन जिसमें एक से ज़्यादा प्रकार का सेल उतना इन्वॉल्व है, मतलब इसमें एक से ज़्यादा प्रकार की सेल देखने के लिए मिलती हैं। इसमें सबसे पहला जो है वो लिखा हुआ है माइलोमोनोसाइटिक ल्यूकेमिया। अभी अपन ने जो है मोनोसाइटिक ल्यूकेमिया देखा सुना उसको, मोनोसाइटिक, उसमें सिर्फ मोनोसाइट थे, तो वो तो बहुत सिंपल था, लिखा था मोनोसाइटिक ल्यूकेमिया, तो अपन ने देख लिया मोनोसाइट्स जो है। पर अगर आपको लिखा हुआ मिलता है माइलोमोनोसाइटिक ल्यूकेमिया, ठीक, माइलो वर्ड जो है उसके आगे लगा मिलता है माइलोमोनोसाइटिक ल्यूकेमिया, तो इसमें क्या क्या है, इसमें जो है कई प्रकार का सेल इन्वॉल्व है। अभी अपन ने देखा पहला है मेगाकैरियोसाइट। मेगाकैरियोसाइट आपने पता है पढ़ा होगा, डेवलपमेंट प्लेटलेट के लिए यूज होता है। दूसरा है अपना रेड सेल, फिर इसके लिए बाद लिखा है विथ मोनोसाइट और ग्रेनुलोसाइट। तो इसमें अपन देखेंगे माइलो मोनोसाइटिक ल्यूकीमिया में मोनोसाइटिक लिखा है तो मतलब मोनोसाइट तो आपको याद ही रहेगा, मोनोसाइट है इसमें लिखा हुआ है। पर माइलो मोनोसाइटिक ल्यूकीमिया इसके अलावा अगर आप देखें तो अपना मेगाकैरियोसाइट मतलब प्लेटलेट्स, आरबीसीज और मोनोसाइट्स के साथ साथ ग्रेनुलोसाइट्स के जो सेल हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। मतलब इसमें अब अगर आप देखें तो 4 प्रकार का जो है बेसिकली सेल इसमें मिलता है। अपना मेगाकैरियोसाइट एक, दूसरा अपना आरबीसीज, तीसरा अपना मोनोसाइट्स और चौथा है जो ग्रेनुलोसाइट टाइप के जो सेल्स हैं या उसके प्रिक्सर्स मतलब डेवलपिंग स्टेज के जो सेल्स हैं वो आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक, तो ये थोड़ा सा अलग तरीके का है ल्यूकीमिया, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी हो गया क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा प्रकार का सेल जो है वो इन्वॉल्व है। तो नाम क्या है, माइलो मोनोसाइटिक ल्यूकीमिया। मोनोसाइटिक मतलब सिर्फ मोनोसाइट है, माइलो मोनोसाइटिक ल्यूकीमिया तब आपको ध्यान रखना है कि एक से ज़्यादा प्रकार का सेल है। और कौन कौन से सेल हैं, तो मेगाकैरियोसाइट है, रेड सेल्स हैं, इसके अलावा आपका ग्रेनुलोसाइट है, प्लस मोनोसाइट सेल्स या उसके प्रिक्सर्स मतलब डेवलपिंग स्टेज का जो सेल्स है इमेच्योर या नॉर्मल सेल वो हो सकता है। ठीक, अब इसमें अगर अपन आगे बात करेंगे तो है इरिथ्रोल्यूकेमिया। हेलो। ठीक, तो आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इरिथ्रोल्यूकेमिया, तो इरिथ्रो वर्ड आपने पढ़ा हुआ है, ये आरबीसी जो है या रेड ब्लड सेल्स उसके लिए इरिथ्रो या इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं उसको। तो इरिथ्रो से आपको वो तो समझ में आ रहा है कि इसमें जो है आरबीसी हैं। इसके अलावा जो है इसमें साथ में क्या है, ग्रेनुलोसाइट। तो इरिथ्रोल्यूकेमिया जो है इसमें भी 2 प्रकार का सेल है। एक तो आपको समझ में आ जाएगा इरिथ्रो लिखा है मतलब कि आरबीसी हैं। सेकंड आपको याद रखना पड़ेगा कि इसमें ग्रेनुलोसाइट है। अच्छा, जो इरिथ्रोल्यूकेमिया है इसको एक और नाम से जाना जाता है डी गोग्लियोमो डिजीज। तो डी गोग्लियोमो डिजीज ये जो है वर्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट है और इसका प्रोनाउंसिएशन या स्पेलिंग कुछ बुक्स में अलग अलग देखने के लिए मिल सकता है, पर ऑलमोस्ट जो है इसी प्रकार से लिखा रहता है, डी उसको जो है प्रोनाउंस करते हैं डी गोग्लियोमो डिजीज। इसका क्वेश्चन जो है व्यापम में तो नहीं, पर इसके जो है 2 साल पहले एनसीएल जो एग्जाम हुआ था उसमें जो है ये क्वेश्चन आया था, डी गोग्लियोमो डिजीज जो है डी गोग्लियोमो ल्यूकीमिया, उसमें कौन कौन से सेल्स जो हैं आते हैं। ठीक, तो आपको याद रखना कि इरिथ्रोल्यूकेमिया जो है उसको डी गोग्लियोमो डिजीज भी कहते हैं। अभी जो अपन जो है कल नेक्स्ट क्लास में जब अपन डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको डी गोग्लियोमो डिजीज का और पढ़ाया जाएगा। तो अभी जो है हाल फिलहाल आपको याद रखना है कि इरिथ्रोल्यूकेमिया या इसी को सेकंड नेम से जाना जाता है डी गोग्लियोमो डिजीज। तो इसमें जो है अपने रेड सेल्स और साथ में क्या है, ग्रेनुलोसाइट, मतलब इसमें जो है 2 प्रकार के सेल होगा, एक अपना रेड सेल हो गया, दूसरा ग्रेनुलोसाइट। तो सेल्स मतलब मेच्योर सेल्स या उसके पिक्सर्स मतलब इमेच्योर सेल्स कुछ भी हो सकते हैं। ठीक, तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, खासकर इसको जो है डी गोग्लियोमा नाम से ज़्यादा पूछा जाता है, एरिथ्रोल्यूकेमिया नाम से कम पूछा जाता है, तो आपको जो है याद रखना ज़रूरी है कि एरिथ्रोल्यूकेमिया या डी गोग्लियोमा डिजीज कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट अपन बात करेंगे स्टेम सेल ल्यूकेमिया। जब आपने जो है डेवलपमेंट पढ़ा है सेल्स का, सबसे पहले आपने देखा है कि प्रिमिटिव स्टेम सेल जो है वहीं से स्टार्ट होता है। तो प्रिमिटिव स्टेम सेल जो है वहीं से अपनी स्टार्टिंग होती है।
तो स्टेम सेल ल्यूकीमिया, वहाँ से आपको जो है ध्यान रखना चाहिए, स्टेम सेल ल्यूकीमिया लिखा है, मतलब जो प्रिमिटिव स्टेम सेल है अपनी, ठीक, ये उस प्रकार का ल्यूकीमिया है जिसमें प्रिमिटिव स्टेम सेल्स। ब्लास्ट का मतलब होता है, ब्लास्ट सेल्स जो होते हैं इमेच्योर सेल्स रहती हैं, उसी को बोला जाता है ब्लास्ट सेल। तो जो है प्रिमिटिव ब्लास्ट सेल्स, प्रिमिटिव मतलब प्रिमिटिव स्टेम सेल जहाँ से स्टार्ट हो रहा था अपना डेवलपमेंट, अगर उस प्रकार का सेल्स अपन को देखने के लिए मिल रहा है प्रिमिटिव ब्लास्ट सेल, तब अपन उस प्रकार के ल्यूकेमिया को बोलेंगे स्टेम सेल ल्यूकेमिया, ठीक। तो स्टेम सेल, स्टेम से आप याद रखना, स्टेम सेल लिखा है इसका मतलब कि प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब सबसे स्टार्टिंग जो था, प्राचीन जिसको बोलते हैं प्रिमिटिव को। तो प्रिमिटिव सेल्स हैं, और प्रिमिटिव सेल्स जो हैं वो इमेच्योर सेल्स हैं, क्योंकि प्रिमिटिव सेल्स स्टार्ट ही होती हैं, तो वहां से स्टार्ट है तो वो इमेच्योर है। तो ब्लास्ट सेल्स को उसको बोला जाता है, इमेच्योर सेल्स को ब्लास्ट सेल्स बोला जाता है। तो प्रिमिटिव ब्लास्ट सेल्स अगर मिल रही हैं अपन को जो है, तब उस प्रकार के ल्यूकेमिया को बोला जाता है स्टेम सेल ल्यूकेमिया। अब इसमें एक और है लिम्फोसार्कोमा सेल्स। तो अभी आपको जो है इससे पहले थोड़ा सा पढ़ा रहे थे जब आपको बताया गया था, इमेच्योर सेल्स जो हैं जब अपने जो है बॉडी ऑर्गन्स में जाती हैं, लिवर, स्प्लीन, लिम्फ नोड वगैरह, तो वहां जाकर जो है ये कॉज क्रिएट करती है, उनको हार्म करती हैं, तब जो है वहां पर कई बार जो है लिम्फोसार्कोमा सेल डेवलप होता है और लिम्फोसार्कोमा टाइप का कैंसर होता है। हालांकि इसको याद रखने के लिए बहुत सिंपल है, लिम्फोसार्कोमा लिखा है, इसका मतलब कि लिम्फोसार्कोमा टाइप का सेल उसमें इन्वॉल्व है। तो अपन जो है पढ़ रहे थे अभी जो है क्लासिफिकेशन, किस प्रकार का जो है सेल इन्वॉल्व है उसके प्रकार से डिजीज देख रहे थे। तो अगर लिम्फोसार्कोमा लिखा हुआ है तो उसका सिंपल सा मतलब है कि लिम्फोसार्कोमा टाइप का सेल उसमें इन्वॉल्व है। अभी जो है अब तक अपन ने अपने 3 प्रकार के क्लासिफिकेशन देख लिए। पहला था ड्यूरेशन पे, दूसरा अपन ने देख लिया कि नंबर ऑफ सेल्स कितनी प्रेजेंट है पेरिफेरल ब्लड में, तीसरा अपन ने देख लिया कि किस प्रकार का जो सेल है वो अपना इन्वॉल्व है। अब जो है कई प्रकार के क्लासिफिकेशन हो गए, तो कई प्रकार के क्लासिफिकेशन कंफ्यूजन भी क्रिएट करते हैं। तो इसको जो है समराइज करके अभी जो है नया क्लासिफिकेशन चालू किया गया, जो एट प्रेजेंट चल रहा है, उसमें जो है आप ये जो अभी क्लासिफिकेशन तीनों अपन ने पढ़े हैं, उनमें जो है तीनों प्रकार की चीज उस क्लासिफिकेशन में देखने के लिए मिलेगी। और अभी एट प्रेजेंट जो है वही क्लासिफिकेशन चल रहा है, अधिकतर बुक्स में वही क्लासिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। पर आपको जो है बाकी सब चीज़ों का भी क्लासिफिकेशन का नॉलेज होना चाहिए कि ल्यूकेमिया को कई प्रकार से क्लासिफाइड किया जाता है या किया गया है। अपना जो है बस लास्ट एक टॉपिक है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो है ल्यूकेमिया का, एट प्रेजेंट जो क्लासिफिकेशन चल रहा है उसको कंप्लीट करेंगे आज, और कल जो है फिर उसको डिटेल में पढ़ेंगे। अपना जो है प्रेजेंट जो है मॉडर्न क्लासिफिकेशन, अभी जो क्लासिफिकेशन चल रहा है वो है बेस्ड काय पे है, रेट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ डिजीज। डिजीज किस हिसाब से प्रोग्रेस कर रही है या डेवलप हो रही है उस पे जो है डिपेंड करता है अभी अपना मॉडर्न क्लासिफिकेशन, ठीक। तो ये सबसे लास्ट क्लासिफिकेशन है, इसको बोलते हैं, ये काय पे बेस है, रेट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ डिजीज, डिजीज किस हिसाब से प्रोग्रेस कर रही है। तो इसमें जो है अपन इन डिटेल तो हालांकि कल पढ़ेंगे इसका, अभी शॉर्ट ओवरव्यू देखेंगे।
तो इसमें जो है आपको देखने के लिए मिलेगा कि अभी तक अपन ने जो क्लासिफिकेशन पढ़ा, ड्यूरेशन हो गया, या अपन ने पढ़ा कि सेल टाइप क्या क्या हो गए, या अपन ने नंबर ऑफ सेल्स या इमेच्योर या मैच्योर सेल्स देख लिया, वो सब मिक्स कर दिया गया और मिक्स करके जो है मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो है ये बनाया गया, जो कि काय पे बेस्ड है, प्रोग्रेस पे, कि डिजीज किस हिसाब से प्रोग्रेस कर रही है। तो बेसिकली इसको जो है दो भाग में डिवाइड किया गया। कितने भाग में? दो पार्ट में। एक है अपना एक्यूट और दूसरा है क्रोनिक। तो सबसे पहला अपन ने जो क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि ड्यूरेशन पे जो डिपेंड है, उसमें एक्यूट सब एक्यूट था और क्रोनिक था। तो इस क्लासिफिकेशन में भी आप देख रहे हैं कि एक्यूट और क्रोनिक, इसको जो है दो भाग में बांट दिया। एक डिजीज डेवलप हुई है तो उसको अपन एक्यूट बोलेंगे, और क्रोनिक का मतलब है कि डिजीज डेवलप होने का जो टाइम है वो ज़्यादा है, तब उसको क्रोनिक बोलेंगे। तो ये अपना जो पहला क्लासिफिकेशन था ड्यूरेशन, वो इसमें इन्वॉल्व हो गया। ठीक, तो एक्यूट और क्रोनिक। फिर इसमें जो है इसको दो भाग में डिवाइड किया गया। एक्यूट को भी इनने जो है आगे दो भाग में डिवाइड करा, और क्रोनिक को भी जो है दो भाग में डिवाइड किया। शॉर्ट में बोलते हैं एएमएल और एएलएल एक्यूट को, और क्रोनिक को बोलते हैं सीएमएल और सीएलएल। तो एएमएल, ए का मतलब वही है एक्यूट, एल का मतलब ल्यूकेमिया ही है, एम का माइलॉइड सीरीज है और एल का है लिम्फॉइड सीरीज। जब अपन ने डेवलपमेंट पढ़ा तब अपन ने देखा कि माइलॉइड सीरीज भी होती है, लिम्फॉइड सीरीज भी होती है। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में इन्हें क्या किया, सबको एक साथ कर दिया। तो इन्हें दो भागों में बांटा क्लासिफिकेशन को, एक्यूट ल्यूकेमिया और क्रोनिक ल्यूकेमिया। तो मतलब वो ल्यूकेमिया जिसमें जो डिजीज है और ऑन सेट 3 4 5 6 महीने में डेवलप हो गई, इसका ड्यूरेशन कम रहा, उसको इन्होंने बोल दिया एक्यूट ल्यूकेमिया। और वो ल्यूकेमिया के केसेस जिसमें डिजीज डेवलप होने में समय लग गया, तो उसको इन्होंने बोल दिया क्रोनिक ल्यूकेमिया। फिर इसके आगे जो है, ये तो पहला तो हो गया ड्यूरेशन। फिर इनने जो है सेल्स के हिसाब से जो अपन ने क्लासिफिकेशन पढ़ा, तो इनने उसको जो है एएमएल, सी और एएलएल, सीएमएल और सीएलएल, थोड़ा सा जिनने पढ़ रखा है उनके लिए इजी रहेगा, और जिनने नहीं पढ़ा तो कल जो अपन डिटेल पढ़ेंगे तब उनको समझ में आएगा। तो एएमएल जो है वो एक्यूट माइलॉइड सीरीज का ल्यूकेमिया है, और एएलएल जो है वो एक्यूट लिम्फोइड सीरीज का ल्यूकेमिया है। और इसी प्रकार जो है सीएमएल वो क्रोनिक जो है माइलॉइड सीरीज या माइलोजेनस सीरीज का ल्यूकेमिया है, और सीएलएल जो है वो क्रोनिक लिम्फोइड सीरीज का ल्यूकेमिया है। तो मतलब माइलोइड सीरीज और लिम्फोइड सीरीज जो अपन आपने पहले पढ़ चुकी है, तो उसको अपन रिपीट नहीं करेंगे पूरा। तो माइलोइड सीरीज और लिम्फोइड सीरीज के ल्यूकेमिया को किस पे, ड्यूरेशन पे, मतलब जो है सेल के टाइप, माइलोइड और लिम्फोइड सेल के टाइप हो गए, तो सेल के टाइप को इन्हें ड्यूरेशन पे बांट दिया, एक्यूट और क्रोनिक। तो दो तरीके पर, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक्यूट ल्यूकेमिया और क्रोनिक ल्यूकेमिया। फिर एक्यूट ल्यूकेमिया को इन्हें दो भाग में बांट दिया, एएमएल और एएलएल। उसी प्रकार क्रोनिक को बांट दिया, सीएमएल और सीएलएल। अब अपन जो है थोड़ा एक्यूट ल्यूकेमिया के अंदर क्या क्या आता है, ठीक है, अभी अपन जो है पढ़ रहे हैं किस पे, प्रोग्रेस ऑफ डिजीज के हिसाब पे किस प्रकार से जो है डिवाइड किया गया है या क्लासिफाइड किया गया है। ये जो है इसका ल्यूकेमिया का मॉडर्न क्लासिफिकेशन है। अभी जो है ल्यूकेमिया इसी बेस पे क्लासिफाइड किया जाता है, और इसमें जो है पुराने सभी प्रकार के क्लासिफिकेशन को एक तरीके से सबमर्ज कर दिया गया है। अपन देख रहे हैं अपना पहला एक्यूट ल्यूकेमिया।
अब जो है एक्यूट ल्यूकेमिया को अपन देख लेते हैं। ठीक, तो एक्यूट ल्यूकेमिया जो अपना है प्रोग्रेस ऑफ डिजीज पे दो भाग में डिवाइड कर दिया, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट ल्यूकेमिया उसको क्या है, मतलब अपन पढ़ते हैं हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर ऑफ प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल्स। तो हेट्रो का मतलब होता है, हेट्रोजीनस मतलब दो प्रकार का, दो प्रकार का सेल है इसमें। प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल्स अपने देखा था, प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल्स दो प्रकार का है, माइलॉइड सीरीज और लिम्फॉइड सीरीज। तो लिखा है ऊपर ही हेट्रोजेनस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है। तो हेट्रो का मतलब दो है, मतलब दोनों ही प्रकार का जो सीरीज है पॉलीपोटेंट स्टेम सेल्स का, लिम्फॉइड और माइलॉइड सीरीज, दोनों इसमें इन्वॉल्व रहता है। तो ये कैसा है, हेट्रोजीनस डिसऑर्डर है, मतलब इसमें दोनों प्रकार का सेल इन्वॉल्व है। आगे अपन ने लिखा है हेट्रोजीनस लिम्फॉइड और हेमेटोपोएटिक या माइलॉइड। तो इसमें जो है लिम्फॉइड या माइलॉइड दोनों ही प्रकार का जो है सीरीज इन्वॉल्व है, इसलिए इसको बोलते हैं हेट्रोजीनस। ठीक, तो ये हेट्रोजीनस डिसऑर्डर है किसका, प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल्स का। माइलॉइड सीरीज और लिम्फॉइड सीरीज या हेमेटोपोएटिक सीरीज दोनों इन्वॉल्व है। अब मैंने बताया था आपको एएमएल और एएलएल, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक, एएमएल और एएलएल। तो एएलएल का मतलब है एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। जो लिम्फॉइड सीरीज का ल्यूकेमिया रहेगा, ऐसा ल्यूकेमिया जो लिम्फॉइड सीरीज का है और बहुत जल्दी डेवलप हुआ है, ऑनसेट उसका जो है डिजीज डेवलप होने का जो समय है 3-4-5 महीने है, तो उस कंडीशन को अपन बोलेंगे एएलएल, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। ठीक, कौन सी सीरीज है उसमें, लिम्फॉइड सीरीज है, तब अपन इसको बोलते हैं एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। अच्छा, इसी का दूसरा तरीका है, उसको बोलते हैं एएमएल, शॉर्ट में बोलते हैं एएमएल, और उसका जो फुल फॉर्म है वो एक्यूट माइलोजेनस ल्यूकेमिया। अभी अपन जो है सेल टाइप ऑफ ल्यूकेमिया पढ़ रहे थे, तो सबसे पहला ही जो है उसमें अपन ने पढ़ा था माइलोजेनस या ग्रेनुलोसाइटिक ल्यूकेमिया। ठीक, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इसमें एक तो एक्यूट ड्यूरेशन भी आ गया, दूसरा सेल टाइप भी आ गया। तो ये किस कहीं देखा जाए तो एक प्रकार से सबमर्ज कर दिया, मिला दिया गया है जो पहले के अपन ने जो है क्लासिफिकेशन पढ़े थे। तो एक्यूट ल्यूकेमिया हेट्रोजीनस टाइप का डिसऑर्डर है किसका, प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल्स का, जहाँ से सेल डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। और जो है उसमें दो प्रकार की सीरीज है, लिम्फॉइड सीरीज या और माइलॉइड सीरीज या हेमेटोपोएटिक, कहीं कहीं लिखा मिलेगा। तो जो एक्यूट ल्यूकेमिया है ये दोनों प्रकार का ही होता है, क्योंकि दोनों प्रकार की सीरीज है इसमें लिम्फॉइड और माइलॉइड, इसलिए इसको जो है हेट्रोजीनस बोलते हैं, हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है। ठीक, अब जो लिम्फॉइड सीरीज का ल्यूकेमिया है उसको अपन बोलते हैं एएलएल, मतलब एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। और जो माइलॉइड सीरीज का ल्यूकेमिया है उसको बोलते हैं एएमएल, मतलब एक्यूट माइलोजेनस ल्यूकेमिया। तो माइलोजेनस मतलब ग्रेनुलोसाइटिक ल्यूकेमिया। ठीक, तो ये आपने देख लिया कि एक्यूट ल्यूकेमिया को आगे जो है किस प्रकार से इनने सब डिवाइड किया है एएमएल और एएलएल में। अब जो है अपन थोड़ा सा एक्यूट ल्यूकेमिया का बेसिक और देख लेते हैं कि और क्या क्या जो है इसमें चीज़ें रहती हैं एक्यूट ल्यूकेमिया के अंदर। फिर जो है अपन कल आगे जब डिटेल पढ़ेंगे तो आपको समझने में थोड़ा सा इजी होगा। अभी जो क्लासिफिकेशन है वो एएमएल, एएलएल, सीएमएल और सीएलएल बेस्ड ही होता है।
तो इसमें 2 पॉइंट और देख लेते हैं। एक्यूट ल्यूकीमिया जो है उसका ऑनसेट मतलब है डिजीज को डेवलप होने में कितना समय लग रहा है। तो इसमें लिखा है सडन ऑनसेट। सडन मतलब होता है जल्दी, अचानक से कुछ हो गया उसको बोलते हैं सडन। तो इसका ऑनसेट है, ऑनसेट का मतलब होता है डिजीज को डेवलप होने में लगा हुआ समय। तो सडन ऑनसेट लिखा है। तो अपन ने जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन पढ़ा था ड्यूरेशन बेस्ड, उसमें अपन ने देखा था कि एक्यूट ल्यूकीमिया को लिखा था कि सेवरल डेज टू 6 मंथ, ठीक। और उसी में सब एक्यूट जो था वो था 2 मंथ टू 6 मंथ, उसके बाद था क्रोनिक ल्यूकीमिया। तो इनने जो है एक्यूट ल्यूकीमिया को क्लासिफाई किया है। और ऑनसेट जो है ड्यूरेशन उसको 3 to 4 मंथ लिखा है। कुछ बुक्स में हो सकता है आपको लगभग 6 मंथ तक लिखा हुआ मिले, वैसा ही जैसा कि पहले प्रकार के क्लासिफिकेशन में था। तो इसका जो है अपन ने देख लिया कि एक्यूट ल्यूकीमिया हेट्रोजीनस टाइप का ल्यूकीमिया है जिसमें माइलॉइड और लिम्फोइड दोनों है। और माइलॉइड और लिम्फोइड सीरीज के बेस पे इसको एएमएल और एएलएल में डिस्क्राइब किया गया है। अब इसमें जो 2 बातें और हैं, हालांकि आपको पहले ही बताया गया कि एक्यूट का मतलब जो है कि कुछ चीज़ जल्दी हो रही है, तो उसका जो है ड्यूरेशन जो है 6 मंथ या उससे कम रहेगा। फिर सेकंड इसमें जो है ब्लास्ट इमेच्योर या एबनॉर्मल सेल्स मिलती हैं। ब्लास्ट मिलेगा कहीं लिखा, कहीं कहीं आपको इमेच्योर लिखा मिलेगा, कहीं कहीं आपको एबनॉर्मल लिखा हुआ मिलेगा। तो अगर ऐसा कहीं भी लिखा मिले ब्लास्ट सेल है, अगर किसी प्रकार का ल्यूकीमिया अगर है किसी को और उसमें ब्लास्ट सेल या इमेच्योर या एबनॉर्मल सेल्स हैं, उसका ड्यूरेशन 6 मंथ या उससे कम है, तो वो एक्यूट ल्यूकीमिया रहेगा, उसको अपन एक्यूट ल्यूकीमिया कहेंगे। उसके अलावा जो है फिर आगे अपन जब देखेंगे कि सेल का टाइप क्या है, वो मैच्योर सेल्स है या इमेच्योर सेल्स है या ब्लास्ट सेल है, ये अपन ने देख लिया। फिर अपन देखेंगे कि वो माइलॉइड सीरीज का सेल है या लिम्फोइड सीरीज का सेल है। उसके बिहाफ पे अपन डिसाइड करेंगे कि वो एएमएल के अंदर जाएगा या एएलएल के अंदर जाएगा। थोड़ा सा जो है जिन्हें नहीं पढ़ा होगा ल्यूकीमिया कभी भी, उनको थोड़ा सा बहुत दिक्कत जाएगा इसको समझने में। थोड़ा सा आप रिपीट देख लेना ये क्लास, पर कल जब अपन थोड़ा डिटेल और पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा इजी समझ में आ जाएगा। अभी आप ये याद रखें कि अपना जो है मॉडर्न क्लासिफिकेशन वो है जो है रेट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ डिजीज। डिजीज किस हिसाब से प्रोग्रेस हो रही है उस पर डिपेंड करता है। और उसमें जो है 2 प्रकार में डिवाइड किया गया मेनली, एक्यूट ल्यूकीमिया और सेकंड अपना क्रोनिक ल्यूकीमिया। अब एक्यूट ल्यूकीमिया जो है वो हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स का। मतलब अपनी जो सेल्स हैं ब्लड सेल्स जहाँ से डेवलप हो रही हैं, उसमें 2 सीरीज माइलॉइड और लिम्फॉइड जो सीरीज है, उनमें दोनों में ही दोनों प्रकार की सीरीज जो है इस प्रकार के ल्यूकीमिया में इन्वॉल्व है। दोनों प्रकार की सेल्स का ल्यूकीमिया होता है। इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 6 मंथ, स्पेसिफिकली कुछ बुक्स में आपको 3-4 महीने, कुछ बुक में आपको लगभग 6 महीने लिखा मिलेगा। तो मतलब इसका ड्यूरेशन जो है एक्यूट ल्यूकीमिया की कंडीशन में 6 महीने या उससे कम रहेगा। आपको इसमें ब्लास्ट सेल्स या इमेच्योर या एबनॉर्मल सेल्स देखने के लिए मिलेंगी, किसमें, एक्यूट ल्यूकीमिया की कंडीशन में, चाहे वो एएमएल हो चाहे वो एएलएल हो। इसमें आपको प्रिमिटिव ब्लास्ट सेल्स या इमेच्योर सेल्स भी देखने के लिए मिल सकती हैं। ब्लास्ट सेल्स या इमेच्योर सेल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उनकी मैच्योर सेल्स से पहले जो है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ग्रोथ हो रहा है एबनॉर्मल तरीके से, इसलिए जो है वो ब्लड स्ट्रीम में अपने पेरिफेरल ब्लड में आ गई हैं। उसका जो है फंक्शन काफ़ी हद तक जो है मैच्योर सेल्स के जैसा ही होता है। और जो है इसके जो साइन सिम्टम्स अपन ने पहले जो देखे थे साइन सिम्टम्स, वही साइन सिम्टम्स देखने के लिए मिलेंगे। आपको जो है वेट लॉस मिलेगा, फीवर मिलेगा, मेटाबॉलिक रेट बढ़ा हुआ मिलेगा, हो सकता है कि इनलार्जमेंट मिले आपको आपके जो है स्प्लीन लिवर या लिम्फ नोड वगैरह में, क्योंकि ये वहाँ फ्लो करेगा। तो जो कॉमन सिम्टम्स अपन ने देखे थे वही रहेंगे। खास में ये है इसमें आपको जो है पॉइंट ध्यान रखना है कि इसमें जो है आपको क्या है इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका, कि इसमें आपको जो है इमेच्योर ब्लास्ट या एबनॉर्मल, अलग अलग जगह आपको अलग अलग लिखा हुआ मिल सकता है, पर मतलब वही है, एक ही मतलब है कि आपको जो है ब्लास्ट सेल्स या इमेच्योर या एबनॉर्मल सेल्स देखने के लिए मिलती हैं। तो उसको जो है अपन जो है एक्यूट ल्यूकेमिया के जो है अंतर्गत रखते हैं। अब इसी में जो है अपन सेकेंड देख लेते हैं क्रोनिक ल्यूकेमिया। लास्ट जो है थोड़ा सा ही बचा है टॉपिक, उसके बाद अपन क्लास खत्म करेंगे और कल जो है अपन जो है एक्यूट और क्रोनिक ल्यूकेमिया को डिटेल में पढ़ेंगे।
अब जो अपना दूसरा जो है इसमें एक्यूट के बाद आता है क्रोनिक ल्यूकेमिया। एक्यूट का मतलब था बहुत जल्दी हो रहा है, क्रोनिक का मतलब है कि मतलब डिजीज डेवलप होने में टाइम लग रहा है। तो अपन ने जो है ऑनसेट देखा था एक्यूट ल्यूकेमिया का, सडन ऑनसेट लिखा था वहाँ। पर क्रोनिक ल्यूकेमिया का ऑनसेट क्या है, लॉन्ग ऑनसेट, मतलब डिजीज डेवलप होने में जो है ज़्यादा समय लग रहा है। वहाँ अपन ने देखा कि 6 मंथ या उससे कम का समय लग रहा है। और क्रोनिक ल्यूकेमिया की कंडीशन है सेवरल ईयर्स, बेसिकली 1 ईयर या उससे ज़्यादा, मतलब 6 महीने तो कम से कम, 6 महीने या उससे कम का समय है तो वो एक्यूट में आ गया। और उससे ज़्यादा का अगर समय है, यूजुअली जो क्रोनिक केस मिलते हैं उसमें ऐसा नहीं होता कि 6 मंथ के तुरंत बाद मिल जाते हैं। यूजुअली क्रोनिक केस जो रहते हैं ल्यूकेमिया के, उसमें कई साल लगते हैं डिजीज डेवलप होने में। इसलिए वहाँ लिखा हुआ आपको दिख रहा है सेवरल ईयर्स या लॉन्ग ऑनसेट, मतलब डिजीज डेवलप होने में काफ़ी समय लगा है, इसलिए उस कंडीशन को बोला गया है क्रोनिक ल्यूकेमिया। ठीक, अब अपन ने देखा था इससे पहले एक्यूट ल्यूकेमिया में कि वो हेट्रोजीनस जो है, हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है। तो वैसे ही क्रोनिक ल्यूकेमिया भी हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है। अंतर क्या क्या है, पहला अंतर तो यही हो गया ऑनसेट। एक्यूट में जो है टाइम 6 मंथ या उससे कम का टाइम लग रहा था, और क्रोनिक ल्यूकेमिया में जो टाइम लग रहा है वो उससे ज़्यादा, कई ईयर्स, सेवरल ईयर्स, 1-2 ईयर्स या उससे ज़्यादा का समय लग सकता है। फिर अपन ने देखा था कि हेट्रोजीनस एक्यूट ल्यूकेमिया की हेट्रोजीनस डिसऑर्डर था वो प्लोरिपोटेंट स्टेम सेल्स का। अब इसमें देख रहे हैं आप हेट्रोजीनस डिसऑर्डर ऑफ न्यूप्लास्टिक, मतलब अब न्यूप्लास्टिक प्रोलिफरेशन ऑफ मैच्योर माइलॉइड और लिम्फोइड सीरीज, मतलब वो जो है, आप इससे पहले देखिए एक्यूट ल्यूकेमिया क्या था, वो भी हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर था माइलॉइड और लिम्फोइड सीरीज का। ये भी हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है माइलॉइड और लिम्फोइड सीरीज का। आपने देखा ये भी जो है माइलॉइड और लिम्फोइड सीरीज का डिसऑर्डर है, इसमें भी लिखा है हेट्रोजीनस। ठीक, तो ये चीज़ तो कॉमन ही होगा कि ये भी हेट्रोजीनस था, वो भी हेट्रोजीनस था, दोनों में माइलॉइड और लिम्फोइड सीरीज इन्वॉल्व हैं। अब इसमें एक वर्ड लिखा है नियोप्लास्टिक। नियोप्लास्टिक का मतलब होता है एबनॉर्मल ग्रोथ। तो ये वर्ड इतना मतलब नहीं रखता। एबनॉर्मल ग्रोथ तो उसमें भी हो रही थी, इसमें भी हो रही थी, पर अगर आप कभी बुक से पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको नियोप्लास्टिक वर्ड लिखा हुआ मिल जाए, इसलिए यहाँ पर आपको बता दिया जा रहा है कि नियोप्लास्टिक का मतलब होता है एबनॉर्मल ग्रोथ। तो ये इसका कोई मतलब नहीं है इस पॉइंट का, एबनॉर्मल ग्रोथ तो उस पर भी हो रही थी। पर ये जो पॉइंट लिखा है मैच्योर सेल, अभी अपन जब देख रहे थे एक्यूट ल्यूकेमिया, तो इसमें आपको जो है स्पेसिफिकली तरीके से मैंने बताया था कि आपको ब्लास्ट, एबनॉर्मल या इमेच्योर, ऐसे 3 वर्ड लिखे हुए मिल सकते हैं किसमें, एक्यूट ल्यूकेमिया की कंडीशन में। जब हम बात कर रहे हैं क्रोनिक ल्यूकेमिया की, तो उसमें आपको क्या लिखा है, सीधे सीधे मैच्योर सेल्स मिलेंगी। तो ये अंतर है। एक अंतर तो हो गया अपना क्या, ड्यूरेशन का, कि एक्यूट ल्यूकेमिया में ड्यूरेशन जो है 6 मंथ या उससे कम था, और क्रोनिक की कंडीशन में जो है 1-2 ईयर्स या सेवरल ईयर्स का ड्यूरेशन देखने के लिए मिलेगा। फिर जो है सेकंड डिफरेंस जो है, सबसे खास डिफरेंस वो अपन को देखने के लिए मिलेगा कि क्रोनिक ल्यूकेमिया के जो केस हैं उसमें मैच्योर सेल्स देखने के लिए मिलेंगे, मतलब सेल का जो है नंबर ऑफ सेल्स तो बड़ा। एक्यूट ल्यूकेमिया के केस में जो है वो अपन को जो है सेल्स जो है वो एक्यूट ल्यूकेमिया के केस में इमेच्योर सेल्स मिलेंगी, क्रोनिक ल्यूकेमिया की सेल्स में मैच्योर सेल्स मिलेंगी। बाकी दोनों ही हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है, दोनों में ही माइलॉइड और लिम्फॉइड दोनों ही सीरीज जो हैं इन्वॉल्व रहती हैं। तो माइलॉइड सीरीज को जैसे वहाँ पर एएमएल बोल रहे थे, वैसे ही यहाँ पर सीएमएल बोलता है, मतलब क्रोनिक क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया। और लिम्फोइड सीरीज को जैसे वहाँ पर एएलएल बोल रहे थे, वैसे यहाँ पर बोलते हैं सीएलएल, मतलब क्रोनिक जो है क्रोनिक लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। तो मतलब जो है वहाँ पर एक ही जगह जो है यहाँ पर सी जुड़ गया, क्रोनिक आ गया, एक्यूट की जगह क्रोनिक आ गया। बाकी जो है दोनों चीज़ों का वही मतलब है, माइलॉइड की जगह माइलॉइड है, लिम्फॉइड की जगह लिम्फॉइड है। माइलोजेनस ल्यूकेमिया दोनों को ही माइलोजेनस ल्यूकेमिया ही बोलेंगे, और लिम्फॉइड को जो है लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया ही बोलेंगे। बस अगर उसका ऑनसेट ड्यूरेशन कम है, 6 मंथ या उससे कम है, तो वहाँ एक्यूट वर्ड आ जाता है, और ड्यूरेशन ज़्यादा है तो वहाँ क्रोनिक वर्ड आ जाता है। सबसे खास जो अंतर है वो अंतर है मैच्योर सेल्स का। क्रोनिक ल्यूकेमिया की कंडीशन में मैच्योर सेल्स देखने के लिए मिलेंगी, और अपना जो एक्यूट ल्यूकेमिया की कंडीशन है उसमें जो है इमेच्योर ब्लास्ट या एबनॉर्मल सेल्स देखने के लिए मिलेंगी। तो आज जो है अपन ने ल्यूकेमिया का बेसिक बेसिक पढ़ लिया है, ल्यूकेमिया क्या है, कैसे स्टार्ट हुआ, और क्या क्या इसका जो कॉमन कॉज है। इसके अलावा अपन ने सिम्टम्स देख लिए, कॉमन सिम्टम्स क्या क्या देखने के लिए मिलेंगे। फिर अपन ने जो है कई सारे प्रकार के क्लासिफिकेशन अपने पढ़ लिए, ऑलमोस्ट 4 प्रकार के क्लासिफिकेशन हो गए। पहला था ड्यूरेशन पे, दूसरा था अपना सेल्स पेरिफेरल ब्लड में नंबर ऑफ सेल्स कितना मिल रहा है, तीसरा अपन ने देख लिया किस प्रकार का सेल इन्वॉल्व है, और चौथा जो है अभी अपन का जो है प्रेजेंट में जो क्लासिफिकेशन वाइडली यूज हो रहा है सबसे ज़्यादा,
प्रोग्रेस ऑफ डिजीज क्या है, उसके हिसाब से अपने देख लिया। और सबसे खास जो अपने क्लासिफिकेशन वो यही है, प्रोग्रेस ऑफ डिजीज, रेट ऑफ प्रोग्रेस ऑफ डिजीज, जो कि अभी करंट में चल रहा है, उसके हिसाब से जो है बेसिकली ल्यूकेमिया को एक्यूट और क्रॉनिक दो अलग अलग भागों में बांट दिया गया। फिर एक्यूट में जो है अपन ने AML और ALL में बांटा सेल्स के हिसाब से, वैसे ही जो है क्रॉनिक में CML और CLL में बांट दिया। सबसे खास अंतर ये है कि एक्यूट में इमेच्योर या ब्लास्ट या एबनॉर्मल सेल्स रहेंगी और क्रोनिक में जो है मैच्योर सेल्स रहेंगी। ये अंतर खास आपको याद रखना है। तो ठीक है, आज की क्लास जो है यहीं पर अपन एंड कर रहे हैं। कल जो है अपन बहुत डिटेल में AML, ALL, CML और CLL, इसके साथ में जो जो स्पेसिफिक टाइप के कुछ अलग तरह के ल्यूकेमिया जैसे डी गोग्लियोमा ल्यूकेमिया अपन ने देखा, इसको जो है अपन डिस्कस करेंगे। और कल की क्लास जो है थोड़ी और लंबी चलेगी और अपन ल्यूकेमिया के टॉपिक को कल जो है ख़त्म करेंगे। तो ठीक है, गुड नाइट आज के लिए। अब अपन कल नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।